तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। पहले जान लेते हैं, लास्ट लेक्चर ना हमने बब सूट सीखा था। मैं बब सूट्स कह रहा हूँ लास्ट लेक्चर हमने ओएस टॉप 10 को ख़त्म करा था। पूरा सीख लिया उसको, क्या था कैसा था, वो सारी चीज़ें सीख ली। ठीक है। लास्ट था हमारा एसएसआरएफ। बाकी सारी तो हो गई थी, लेकिन लास्ट हमारा एसएसआरएफ था। सब कुछ कंप्लीट हो गया। और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बब सूट के बारे में। बब सूट और डब्ल्यूपी स्कैन। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास पेन ड्राइव अभी अवेलेबल है, अभी है अवेलेबल, तो लगा लो सिस्टम पे। है तुम्हारे पास पेन ड्राइव अवेलेबल? है, एक के पास तो है। अभी नहीं है अवेलेबल, ओके। ठीक है पेन ड्राइव है, शिवम के पास है। अमन इट इज़ अवेलेबल, यस, मतलब सब है, बहुत लोगों के पास है देखा जाए तो। ठीक है। तो एक काम करते ना, मेरे मैंने तो फाइल्स की कॉपी कर ली, अरे बढ़िया। फिर तो मैंने विंडोज़ पर हूँ, बट बब सूट है मेरे पास। अच्छा, आपके पास बब सूट है, लेकिन आप अभी फ़िलहाल मोबाइल से जॉइंट हुए हो, कोई बात नहीं। इससे ज़्यादा हो गया, मेरे पास अभी तक नहीं आया। आपने ऑर्डर दिया था क्या दोस्त? आ जाएगा, अगर आपने ऑर्डर वगैरह दिया हो तो आ जाएगा। ठीक है ना। है, बबसूट है, बहुत लोगों के पास बबसूट है। देख के अच्छा लगा, बबसूट कह रहा हूँ। आवाज़ कम है, पास में हो थोड़ा। अब ठीक है और पास कितना हो? हाँ तो देखो, बबसूट है, बढ़िया है। अब क्या करना है ना, आपको इंस्टॉलेशन करना है। सारे के सारी चीज़ें पेनड्राइव के अंदर मिला है आपको बबसूट। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर जानते क्या है। लेकिन अगर बता दूँ, तो एक बार की बात है, एक अटैक हुआ था बबसूट के द्वारा। बबसूट के द्वारा अटैक हुआ था। हैकर ने, या यूँ कहूँ, अटैकर ने सिर्फ और सिर्फ बॉबसूट का इस्तेमाल करके बैंकिंग बैंकिंग ऐप का लॉगिन बाईपास करा था। हाँ, वही बैंक, जो भी बैंक आप इस्तेमाल करते हो, उसका एक लॉगिन वेबसाइट थी। उस वेबसाइट को हैकर ने बाईपास करा और किसी को पता भी नहीं चला। और जैसे उसने बाईपास कर दिया, तो उसके पास पूरा का पूरा एक्सेस आ गया सिस्टम का। तो यही चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। और यूँ कहूँ, तो ये बॉबसूट का हमारा सिर्फ लेसन नहीं है। हाँ, काली में आता है वो, ठीक है, अच्छी चीज़ है। ये सिर्फ लेसन नहीं है, ये टूल है पूरा का पूरा, जो अपने आप में सारी चीज़ें कंटेन करता है। हर एक चीज़ इसमें है। तो जानते हैं एक एक करके, लेकिन इसको पहले इंस्टॉल तो करना होगा। ठीक है। काली लिनक्स के अंदर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर आपके पास काली लिनक्स है, तो डेफिनेटली आप उसे चेकआउट कर सकते हो। वार्शर कहाँ से डाउनलोड करो? पेन ड्राइव से करो, या तो फिर गूगल से कर सकते हो सर्च करके। ठीक है। देखो, अब पेन ड्राइव के अंदर ना बॉबसूट इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा बॉबसूट इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ। वैसे तो उन्होंने वीडियो दे के रखा है, लेकिन स्टिल मैं दिखा देता हूँ, बेहतर रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे ज़रूर बताना। तो ये रहा मेरा बॉबसूट प्रो का फाइल। एक मिनट, इसको डिलीट मारो यहाँ से, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे पेस्ट। ओके। तो ये मेरा बॉबसूट की पहले वाली फ़ोल्डर थी, पहले वाली फाइल्स थी। मुझे इसको डिलीट करना होगा और नई वाली को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ताकि मैं पूरा ज़ीरो से शुरुआत कर पाऊँ। इसको डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है। अब इसको मैं अनजिप कर लेता हूँ। मेरे पास एक फ़ाइल पहले से पड़ी थी, तो मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। पासवर्ड मुझे डालना होगा, जो पासवर्ड है ड्रॉप। ठीक है, पासवर्ड है ड्रॉप। चल, ओके। ओके। तो ये, ओ, ढंग से बनानी है। ये एक फाइल, ये एक फाइल, ठीक है। एक मिनट दो, एक मिनट दो। हमें क्या करना है, बबसूट इंस्टॉल करना है, तो मुझे इसको पहले अनजिप करना होगा, और मुझे अनजिप करके इसको एक फ़ोल्डर में सेव करना होगा। तो मैं पासवर्ड दे दिया। अब एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा, जो तुम्हारे पास पहले से फ़ोल्डर है,
जिसका नाम है बबसूट प्रो। पहले से तुम्हारे पास फोल्डर अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है सर? कहाँ पे अवेलेबल है? तो सिस्टम हैकिंग के अंदर। हम्म, अगर तुम्हारा सिस्टम हैकिंग में नहीं मिलता है तो दो जगह हो सकता है। एक तो सिस्टम हैकिंग के अंदर देखने को मिल सकता है, या फिर तुम्हें वल्नरेबिलिटी वेबसाइट स्कैनिंग सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है बबसूट सेटअप प्रो। इसके अंदर तुम्हारी वो बबसूट की फाइल्स हैं, डेफिनेटली चेकआउट करो वहाँ पे जाके। ठीक है, अब क्या करना है? फाइल के अंदर आ गए, बबसूट फोल्डर के अंदर आ गए, तुम्हें यहाँ पे तीन फाइल्स देखने को मिल जाएगी। तीन फाइल्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ना क्लियरली दिया है, वो एक फाइल है जिसका नाम है readme डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आपको बबसूट को सेटअप करना है। ठीक है, कैसे आपको बबसूट को सेटअप करना है। तो हम बबसूट के सेटअप को देखेंगे और एक एक करके सेटअप कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या रन करना है? पहले रन करना है बब लोडर। सबसे पहले हमें बब लोडर को ऑन करना है। तो ये रहा हमारा बब लोडर, तुम देख पाओ तो यहाँ पे हमारा बब लोडर है। तो हमें इसको रन करना होगा। ठीक है, तो राइट क्लिक करके ओपन कर देता हूँ इसे। ठीक है, जैसे मैं इसे ओपन करूँगा, सुन रहे हो क्या? साथ साथ में कर रहे हो इसे? अरे हाँ, एक और चीज़ है, एक और चीज़ है आपको जो करनी होगी इसको स्टार्टअप करने से पहले। एक और फाइल दी होगी आपको जिसका नाम होगा जावा जेडी के। हाँ, JDK 22 नाम होगा उस फोल्डर का, फाइल का। उसे इंस्टॉल कर लेना। उसे इंस्टॉल कर लेना जिससे आपका जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको फिर से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं ये बड़ा सवाल नहीं है, बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसको इंस्टॉल कर। लेकिन ये 5 से 7 मिनट ले सकता है अगर पहली बार कर रहे हो तो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ कुछ लोग पहली बार ही कर रहे होगे। बस फिर क्या करना है? बप लोडर को ऑन करना है, फिर वो कुछ ऐसे सा ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है पता है? आपको लाइसेंस को कॉपी करना है। Ctrl+C कॉपी करना। ठीक है, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे रन का ऑप्शन आता है, रन करना होगा। जैसे रन करोगे बबसूट आपका ओपन होना शुरू होगा। फिर कुछ ऐसा सवाल पूछेगा, ओके कर देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना आपके पेन ड्राइव के अंदर एक वीडियो दी गई है, उस वीडियो के अंदर भी है। लेकिन मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि सेटअप करना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपली। और बस हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, हो गया भाई सब कुछ। ठीक है, लेकिन लेकिन दिक्कत एक चीज़ की है कि मेरे पास पहले से इंस्टॉल था तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा। तो एक काम करते हैं दोस्तों, मुझे इसको पूरा अनइंस्टॉल करना होगा, पूरा का पूरा डिलीट करना होगा, तभी जाकर मैं आपको चला के दिखा पाऊँगा। तो कॉपी, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई एरर्स वगैरह आते हैं तो आप ये कर सकते हो, ये कमांड चला सकते हो। मुझे कोई एरर्स आए नहीं, लेकिन मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ ताकि मैं आपके सामने एक बार फिर से इंस्टॉल करके दिखाऊँ। ठीक है, तो बस मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ, जो डिलीट हो गया सक्सेसफुली। और कुछ रॉकेट साइंस मैंने नहीं करा। ठीक है, अब शुरू से शुरू करते हैं। बप लोडर को हमें ऑन करना है। बप लोडर चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे बप लोडर चालू हो जाता है आपको इसकी लाइसेंस की को कॉपी करना है। कॉपी कर लिया तो रन पे बटन पे क्लिक करो, जिससे रन हो जाएगा ऑटोमेटिक। देन ओके के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, अब जैसे ओके के ऊपर क्लिक करा, ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद बबसूट का कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है जिस पे बोलता है कि एक्सेप्ट करो करके, तो एक्सेप्ट कर दो। हाँ, एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करो। फिर यहाँ पे कहता है लाइसेंस की डालो। तो जो आपने कॉपी करा था ना यहाँ से, जो भी आपने कॉपी करा था पूरा का पूरा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। इस बबसूट लाइसेंस की के अंदर आपको पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो। फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैनुअल एक्टिवेशन।
और एक और चीज़ फिर से बता दूँ, ये सारी चीज़ें आपको पेन ड्राइव के अंदर वीडियो दी गई है, ट्यूटोरियल हाउ टू सेटअप बबसूट प्रो। तो उसमें भी आप देख सकते हो अगर आपको स्लो करना है थोड़ा तो। ठीक है, ये चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब आपको मैनुअल एक्टिवेशन के ऊपर क्लिक करना है, मतलब खुद से एक्टिवेट करना है मैन्युअली। ठीक है, तो क्या करना है, अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कॉपी रिक्वेस्ट करके। हाँ, बस इसको कॉपी के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे इसे पेस्ट करो, और जो आपने पेस्ट करा, नीचे में एक नया रिस्पॉन्स आता है, एक्टिवेशन का रिस्पॉन्स आता है, उसे भी कॉपी कर लो। कॉपी करा तो यहाँ पे हमें पेस्ट करना होता है। पेस्ट करा कि बस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे फिर लिखा हुआ आता है कि आपका जो लाइसेंस है सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो चुका है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे दिए गया वीडियो देखो, उससे सेटअप करो, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ, मैं मदद करता हूँ उस पर। ठीक है, लेकिन सेटअप कर लो। अगर आपके पास प्रोफेशनल नहीं है, पेन ड्राइव भी नहीं है, तो लिनक्स में जाओ। लिनक्स के अंदर ऑलरेडी बबसूट कम्युनिटी एडिशन है। ये प्रोफेशनल और कम्युनिटी एडिशन के अंदर बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क होता है। ठीक है, प्रोफेशनल में ज़्यादा फीचर्स होते हैं और कम्युनिटी में बहुत कम। ठीक है, तो बस नेक्स्ट करके स्टार्ट बबसूट के ऊपर क्लिक करते हैं, जिससे हमारा बबसूट शुरू हो जाएगा। बबसूट हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब क्या करना है आपको, बब लोडर के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करके एक शॉर्टकट क्रिएट कर दो। शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा कुछ ऐसा। शॉर्टकट क्रिएट कर दो और उसको नाम दे दो। क्या नाम देना है उसको? उसको नाम दे दो बबसूट प्रो करके। बब सूट प्रो। ठीक है, नाम दे दो बस, ताकि डायरेक्टली आप इसको एक्सेस कर पाओ अपने डेस्कटॉप से। 10 बार आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस उसको नाम दे दो, और या रिप्लेस द फाइल लोकेशन, ऐसा बस सेटअप करना। ओके, रिपीट, अरे आपके पेंटर में है दोस्त, मैं रिपीट करके बोर नहीं करना चाहता किसी को। ये सेटअप, ये देखो यहीं पे है आपके। जैसे आप पेंटर ओपन करोगे, हैकर्स पेंटर के अंदर जाओगे, डेफिनेटली उसके अंदर आपको वल्नरेबिलिटी वेबसाइट स्कैनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बबसूट प्रो सेटअप दिया गया है, और ये रही उसकी वीडियो। ये 2 फाइल्स है, एक फाइल जिसमें जावा इंस्टॉल होता है, और दूसरी फाइल सेटअप की वीडियो है, तो इसको देख सकते हो आप। ठीक है, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है इसमें, बस देख सकते हो इसे। ओके, मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया क्योंकि अपने पास वीडियो है पहले से, लेकिन बस मैं शुरुआत से करना चाहता था कि भाई जिसने इंस्टॉल करा भी है वो भी फिर से कर सकता है, ऐसा दिखाने के लिए। तो जो भी है, बॉबसूट हमारा एकदम फ्रेश नया स्टार्ट हो गया। अब ये बहुत छोटा छोटा सा फॉन्ट दिख रहा है इसमें, एकदम छोटा छोटा, कुछ भी दिख नहीं रहा ढंग से। तो सेटिंग्स ओपन करनी होगी। सेटिंग्स कहाँ पे होती है सर? तो फुल स्क्रीन करो अपने बबसूट को, और टॉप राइट कॉर्नर में देखो, सबसे राइट साइड में ऊपर में सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा। सेटिंग्स ऑन कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च करना है तुम्हें फॉन्ट। हाँ, फॉन्ट सिलेक्ट करो और चेंज फॉन्ट के ऊपर क्लिक करो, और अपने हिसाब से फॉन्ट का साइज चेंज कर दो। जैसे मैं 14 करता हूँ फिलहाल के लिए, और ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये 14 पे सिलेक्ट हो गया। देन आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फॉन्ट साइज एक और है, उसे भी इंक्रीज कर देना अपने हिसाब से। मैं 20 करता हूँ ताकि आप सभी को दिखा सकूँ ढंग से, और 20 ज़्यादा ही हो गया। 18, 17, 18 करता हूँ। ठीक है, 18 आई होप ठीक होगा। 17 सही होगा मेरे हिसाब से। हाँ, मेरे हिसाब से 17 कंफर्टेबल है। तो आप अपने हिसाब से लाइट डार्क इसे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, लाइट पे रखते हैं, लाइट अच्छा लग रहा था। हो गया, ये दो फॉन्ट्स की सेटिंग्स है, आप सेटिंग्स कर लो इस चीज़ की। ठीक है, मैं इसको 13 पे रखता हूँ, विच इज़ गुड। नहीं, 13 ज़्यादा ही कम हो गया, 14 ही सही था। ठीक है, ठीक है, अब ये है क्या सर, वो भी सवाल आएगा, तो उसको मैं बाद में बताता हूँ ये है क्या करके। ठीक है, ये किस चीज़ का फॉन्ट हमने सेट करा, वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का करा, जो उस पर मैं आता हूँ। ठीक है, अब ये तुम्हारा बबसूट पूरा का पूरा फ्रेश नया का नया बबसूट ओपन हो गया। बहुत लेट कर दिया ये आपने। अब आपको रिकॉर्डिंग से काम चलाना होगा। कोई बात नहीं, मैंने बबसूट का बस इंस्टॉलेशन दिखाया था, अभी मैं टॉपिक पे आऊँगा कि बबसूट में क्या चीज़ें हमारे काम की।
मैंने बस बबसूट सेटअप का बबसूट प्रो का सेटअप बताया कि कैसे उसको सेटअप करते करके। ठीक है। अब आपके पास एक ही रास्ता है कि आप अपने पेन ड्राइव में दी गई वीडियो को देखकर सेटअप करिए, क्योंकि वो सेम प्रोसेस है जो मैंने बताया, सेम प्रोसेस है जो मैंने बताया, लेकिन बस इतना फ़र्क है कि मैंने अभी लाइव लेक्चर में बताया और वो रिकॉर्डेड है। तो ये 3-4 मिनट की वीडियो होगी, 3-4 मिनट की वीडियो होगी, सेटअप कर लो इसको देख के। ऑलमोस्ट 3 मिनट की वीडियो है, देख लो इसको देख के सेटअप कर लो, बाद में, अभी नहीं। आपको वीडियो और फोटो भेजा है व्हाट्सएप पे, नहीं हो रहा है, प्लीज़ एक बार चेक कर ले। हाँ, गूगल से डाउनलोड करोगे तो भी चलेगा अजीत। वही करना है आपको, गूगल से डाउनलोड करके जावा JDK 22। ठीक है, क्यों? क्योंकि शायद मुझे लगता है जो पेन ड्राइव में JDK वर्जन है वो थोड़ा सा एक्सपायर टाइप हो गया, एक्सपायर मतलब वो कुछ इशू दिखा रहा था। पता नहीं, मेरे इसमें तो चल गया, लेकिन बहुत लोगों के सिस्टम में इशू दिखा रहा था। तो इसलिए मैंने आपको कल एक लिंक दिया था JDK 22 की, गूगल वाली। ठीक है। फॉन्ट्स, फॉन्ट वाला देखो फिर से। आपको जस्ट सेटिंग्स ओपन करनी है, सेटिंग्स ओपन करनी है। ठीक है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट लिखो, FONT, फॉन्ट लिखो। एंड अपने हिसाब से फॉन्ट को चेंज करो, जिस हिसाब से कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप फॉन्ट का साइज रख सकते हो। मैं अभी के लिए 16 रखा हूँ। एंड उसके बाद में एक और ऑप्शन है फॉन्ट का। ये पहला ऑप्शन था, अब ये दूसरा ऑप्शन है फॉन्ट के लिए, डिस्प्ले नाम का। तो डिस्प्ले के अंदर आपके स्क्रीन पे दिखने वाला फॉन्ट चेंज होगा। जैसे अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो ये बहुत छोटा सा हो जाएगा, और अगर मैं इसको 17 ही करता हूँ जो कि पहले था, अब ये कंफर्टेबल है मेरे लिए, मेरे लिए कंफर्टेबल है। मैं चाहूँ तो इसको 20 भी कर सकता हूँ अगर मेरी आंखें दर्द दे रही हो तो। ये अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है। हो गया, फॉन्ट इतना ही करना था। अब आते हैं बबसूट के ऊपर कि बबसूट में क्या डैशबोर्ड है, क्या टारगेट है, क्या प्रॉक्सी है और क्या इंट्रूडर है। ठीक है। हो गया सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी कल ही हो गया, मतलब उस दिन ही हो गया। और रही बात ट्रैक में वाली, उसको मैंने होमवर्क दिया था सभी के लिए। मैं उसको सैटरडे पे बताऊंगा। इफ़ अगर किसी ने करा नहीं हो तो मैं सैटरडे पे बताऊंगा कि मैं वो कैसे सॉल्व करते करके। ठीक है, बाकी वो होमवर्क दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। तो पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं होगा तो सपोर्ट टीम वाले भेजेंगे कैसे? डिटेक्ट होता है ना, पेन ड्राइव डिटेक्ट होता है। ऐसा किसने कहा नहीं होता है? होता है पेन ड्राइव डिटेक्ट। सिंपल रिमूवेबल डिवाइस के अंदर जाओ, चेक करो वहाँ पे। हाँ हाँ, चलेगा, फिर चलेगा अजीत, चलेगा अगर पहले से है तो चलेगा। पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव में हाँ ही क्या, लिनक्स में नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग एक्टिवेशन रिक्वेस्ट दिखा रहा है। लाइसेंस कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ तो एक्टिवेशन में, एक्टिवेशन रिस्पॉन्स में एरर आ रहा है, एरर डिकोडिंग एक्टिवेशन। ओहो हो, ऐसा कैसे हो रहा है? अभी तो मैंने आपके सामने सेटअप करा सारी वही चीज़ को जो मैंने आपको बताई थी, स्टिल एरर कैसे दिखा रहा है? ओके, फिर तो समस्या वाली बात है यार, इसको तो पहले करना चाहिए अपने को फिक्स। क्या सभी के सिस्टम में ऐसे ही कुछ दिखा रहा है? मोस्ट ऑफ द केस में सभी के सिस्टम में ऐसे कुछ दिखा रहा है, एरर्स वगैरह। अभी ओनली बर्बसूट इंस्टॉल करो ना। हाँ, अभी के लिए बर्बसूट इंस्टॉल करना था, लेकिन अगर आप चाहते हो तो लेक्चर के बाद में भी कर सकते हो इसे इंस्टॉल कंफर्टेबली, टाइम लेके। ठीक है। बाकी इंस्टॉलेशन में ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, सब कुछ सिंपल ही है। लेकिन एरर दिखा रहा है ना, इजीली हो गया, इजीली हो गया भाई। एरर्स नहीं आ रहे, एरर्स भी नहीं आ रहे। हो गया, बहुत लोगों का हो गया। आप स्टेप्स को फिर से देखो दोस्तों, जिनके इसमें एरर्स आ रहे हैं वो एक बार फिर से देखो कि आपका जावा JDK 22 है क्या। अब ये बात कैसे पता करेंगे कि हमारे पास जावा JDK 22 है करके? तो इसके लिए मैं कमांड देता हूँ आपको। ये रहा कमांड, जावा वर्जन। हाँ, ये कमांड है, इतना सा कमांड है, इतना सा कमांड है। कहाँ पे रन करना है? कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, इसके अंदर रन करना है आपको। क्या लिखना है? जावा वर्जन। जिससे अगर आपका 22 दिखाएगा तो आपके इसमें कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर 22 नहीं दिखाता है तो आपके इसमें इशू आएगा 110%। ठीक है, इशू आएगा, लेकिन अगर 22 दिखा रहा है इसका मतलब इशू नहीं आएगा। तो एक बार इसे चेक करो क्या दिखा रहा है आपके इसमें तो।
अच्छा, आपके पास 22 वर्जन ही है, स्टिल इशू दिखा रहा है। अच्छा देखो, अब वहाँ पे ना, अब जिन केस में इशू दिखा रहा है खास करके उन्हें बता रहा हूँ, वहाँ पे पेन ड्राइव के अंदर, फोल्डर के अंदर एक रीडमी नाम करके फाइल दी गई है। इस फाइल को ओपन करो भाई, सबसे पहले ओपन करो इसे, जिनको भी एरर्स आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए, ठीक है। और अपना कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर लो, छोटा सा, ठीक है। अब दोनों को ओपन करने के बाद आजू बाजू रखो। अब यहाँ पे ये दो कमांड से आपको कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी करो, पेस्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, रन करो, ठीक है। अगर कोई एरर आता है तब ये वाले कमांड्स आपको चलाने होंगे, एंड देन फिर से आप बर्प लोडर से शुरू कर सकते हो। ये कमांड चलाओ, आपको सक्सेसफुली ऑपरेशन इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। अगर आपके इसमें कोई इशू था तो, नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एंड देन ये सब कुछ क्लियर करने के बाद फिर से बर्प लोडर से शुरुआत करो। बर्प लोडर को ओपन करो एंड सेटअप करना शुरू करो। कोई बात नहीं, बोरिंग है तो बोरिंग है, कोई बात नहीं। आपके इसमें इंस्टॉल हुआ दोस्त? अगर जावा 22 सिस्टम में प्रेजेंट ही नहीं हो तो कैसे फिक्स करेंगे? इंस्टॉल करके जावा 22 को इंस्टॉल करना होगा। लॉजिकल है। बढ़िया, आपने पहले से ही करके रखा था, बढ़िया। मैंने वैसे भी लास्ट लेक्चर में कहा के रखा था कि हो सके तो बबसूट इंस्टॉल कर लेना या फिर जावा जीडी के इंस्टॉल कर लो, ऐसे दो ऑप्शन दिए थे। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने करा था करके, तो कोई बात नहीं, सेटअप की वीडियो दी गई है, चेक करो, उससे हो जाएगा, ठीक है। कुछ एरर्स आते हैं तो एरर्स को सॉल्व करने के लिए फाइल्स भी दी है ये वाली, इसको ओपन करके फिक्स कर सकते हो। इसके अलावा कोई एरर नहीं आएगा, बस वही एरर्स है। हाँ, कम्युनिटी वर्जन से भी काम चल जाएगा, 100% उससे काम चल जाएगा, लेकिन प्रो वर्जन में हमारे पास ज़्यादा के ऑप्शंस आते हैं। अरे बबसूट इंस्टॉल करा दिया मैंने, हो गया इंस्टॉल। हाँ हाँ हाँ, लर्निंग शुरू कर दे, बात तो सही है दोस्त। बहुत हो गया सेटअप का, इसको लास्ट में देखूंगा मैं। जिनके इसमें नहीं हुआ लास्ट में देखेंगे, क्योंकि अब सेटअप के पीछे हर एक व्यक्ति का सिस्टम सेम प्रोसेस है भाई, ऐसा लैग होना नहीं चाहिए, लेकिन सेम प्रोसेस है। अगर हो रहा है तो देखेंगे बाद में इसको, कि अभी बाकी के बोर हो जाएगा फिर। टॉपिक सीखना है ना, टॉपिक तो सीख लेते हैं। इंस्टॉलेशन अब हो, मैंने 2 बार इंस्टॉलेशन करके दिखाया, स्टिल सेम ही प्रोसेस है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस मैंने नहीं करा है, ठीक है। अब टॉपिक पे ध्यान देते हैं, बब सूट पे। तो क्या है बब सूट? सबसे पहला सवाल, तो बब सूट एक वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है, ठीक है, जो बेसिकली वेबसाइट की टेस्टिंग करने के काम आता है, वेबसाइट पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के काम आता है। यूँ कहूँ तो ये क्लाइंट, ब्राउज़र और सर्वर के बीच में इंटरसेप्ट करता है। जैसे अगर मैं कुछ फाइल्स भेजता हूँ और मेरे सामने सर्वर है, मान लो यूट्यूब, यूट्यूब नहीं, मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, सामने कोई रैंडम सी वेबसाइट होगी जिस पे मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, तो जो मैंने डेटा डाला है, जो भी मैंने क्रेडेंशियल्स डाले हैं, वो क्रेडेंशियल्स उस सर्वर तक कहीं ना कहीं से तो जाएगा, नेटवर्क से होते हुए जाएगा, नेटवर्क से होते हुए जाएगा। अब मैं बबसूट की मदद से उस क्रेडेंशियल्स में इंटरसेप्ट कर सकता हूँ, उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि वो क्या डेटा है जो जा रहा है, क्या वो डेटा मलेशियस है नहीं है, अच्छा है बुरा है क्या है, वो सब चीज़ें मैं जान सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैन इन द मिडल अटैक करने के काम आता है, हमने लास्ट टाइम देखा था। अब बबसूट के अंदर ना कुछ काम के फीचर्स हैं हमारे लिए, जिनमें से मैं आपको पॉपुलर फीचर्स दिखाता हूँ इसके, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम करेंगे। वो है इसका प्रॉक्सी टैब। हाँ, पहला प्रॉक्सी टैब। अब प्रॉक्सी टैब, यहाँ पे हम इंटरसेप्ट करते हैं, यहाँ पे हम इंटरसेप्ट करते हैं, और जितनी भी बातचीत हो रही है जिसे कम्युनिकेशन कहा जाता है, वो कम्युनिकेशन को देखते हैं कि कैसे बातें हो रही है, क्या डेटा जा रहा है, इसमें क्या मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ या नहीं करता हूँ, वो मेरे ऊपर है। तो ये प्रॉक्सी टैब के अंदर हम इंटरसेप्ट करते हैं,
रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों में, ठीक है। देन आता है रिपीटर टैब। अब पता है क्या, मैं एक बार रिक्वेस्ट भेजता हूँ, उसे इंटरसेप्ट करता हूँ, ठीक है, देन उसे फॉरवर्ड करता हूँ। ये गलत है ना, मैंने इंटरसेप्ट करा, फॉरवर्ड करा। अब 10 बार मैं उसको करूँगा तो मुझे 10 बार वेबसाइट पे आना होगा, 10 बार लॉगिन पासवर्ड डालना होगा, फिर मुझे इंटरसेप्ट करना होगा। ये मेरे लिए बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा कि वही रिक्वेस्ट है, लेकिन मुझे 10 बार वेबसाइट में जाके वो चीज़ें करनी पड़ रही है। तो ये बोरिंग और टाइम पास दोनों हो जाएगा। तो इसीलिए रिपीटर टैब है, जहाँ पे आपकी जितनी मर्जी हो आप उतने बार एक ही रिक्वेस्ट को रिपीटेडली देख सकते हो। जैसे जैसे मान लो कि हमें लॉगिन बाईपास करना है, बाईपास नहीं, लॉगिन में हमें पासवर्ड डालना है। तो पहला पासवर्ड मैं डालूंगा एडमिन, ठीक है। फिर मैं इसे फॉरवर्ड करूंगा, फॉरवर्ड कर दिया, फिर वो मुझे बता रहा है कि पासवर्ड गलत है करके, मुझे बता रहा है इनकरेक्ट है करके पासवर्ड। अब मुझे दूसरा पासवर्ड डालना है जिसका नाम है admin1, ये मेरा दूसरा पासवर्ड है, ठीक है। लेकिन इसको डालने के लिए मुझे वेबसाइट ओपन करनी होगी, देन उस लॉगिन पेज पे जाना होगा, देन लॉगिन पेज पे जाने के बाद admin1 लिख के बबसूट से उसे इंटरसेप्ट करना होगा, उसमें चेंजेस करने होंगे, देन उसे फॉरवर्ड करना होगा। ये कितनी लंबी प्रोसेस लग रही है ना, कितनी लंबी प्रोसेस लग रही है। इसी को छोटा करने के लिए रिपीटर टैब है। अगर आपको सिर्फ admin1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, जो लिखना है वो आप रिपीटर टैब के अंदर जितनी मर्जी चाहो उतने बार लिख सकते हो। और हाँ, एक और ख़ास बात इसकी ये है कि रिपीटर टैब के अंदर ना आप आराम से रिक्वेस्ट भेज भी सकते हो, रिस्पॉन्स देख भी सकते हो। अगर लग गया तो 200 दिखाएगा, गलत हुआ तो 400 दिखाएगा, ठीक है। और इसे प्रैक्टिकली देखते, डोंट वरी, रिपीटर टैब इतना है। देन आता है इंट्रूडर टैब। ये बेसिकली बब शूट करने के काम आता है, बब शूट कह रहा हूँ, ब्रूट फोर्स करने के काम आता है। बहुत ज़्यादा ज़्यादा वहीं पे इस्तेमाल होता है। जैसे नंबर 1 2 3 4 डाल के देखना है, 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है, ऐसे कंटिन्यू हमें नंबर्स डालने होते हैं, रैंडम्स पासवर्ड डालने होते हैं, गैस करना होता है, वर्ड लिस्ट डालनी होती है। तब हम इंट्रूडर टैब का इस्तेमाल करते हैं ब्रूट फोर्स करने के लिए या तो फजिंग करने के लिए। फिर हम डिकोडर टैब के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे ना हम अपने डेटा को इनकोड और डिकोड दोनों कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए हमें वेबसाइट पे जाना पड़ता था पहले, कि वेबसाइट पे जाओ, साइबर चेफ नाम की वेबसाइट है, उस पे जाओ, फिर उस पे डेटा डालो, फिर उसको इनकोड करो, डिकोड करो, ऐसा करना पड़ता था। लेकिन बबसूट के अंदर वो फीचर पहले से ही प्रेजेंट है कि भाई वेबसाइट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन के अंदर ही फीचर है। तो यहीं पे आप डेटा को डिकोड और इनकोड कर सकते हो। ये डिकोडर टैब के अंदर देखने को मिलता है। एंड देन स्कैनर, स्कैनर का टैब यहाँ पे मिसिंग है बाय द वे अपने पास, ठीक है, ठीक है। और कंपेरर, कंपेरर जहाँ पे हम दो रिक्वेस्ट को आपस में कंपेयर करते हैं, दो रिक्वेस्ट को और उसके रिस्पॉन्सेस को। हाँ, ये अभी थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर बता दूँ तो हम जब टेस्टिंग करते हैं वेबसाइट के ऊपर, एक्चुअल वेबसाइट के ऊपर जब टेस्टिंग करते हैं, तो हमें ना रिस्पॉन्स पता करना होता है कि अगर हम ये डेटा भेजेंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, अगर वो डेटा भेजेंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा वेबसाइट का। और ये एसक्यूएल इंजेक्शन के टाइम पे काफ़ी काम आता है, और अभी इसको प्रैक्टिकल भी देखते हैं, ठीक है। ये था थोड़ा सा थेरी पार्ट, और मैंने खास करके इंपॉर्टेंट वाले आपको पहले बताया। फिर उसके बाद में एक्सटेंशन आता है, लर्न आता है, ऑर्गेनाइजेशन आता है। ये वो चीज़ें हैं जो कम इस्तेमाल होती हैं अभी के लिए, अपने अपने हिसाब से ये कम इस्तेमाल होगी। जो ज़्यादा इस्तेमाल होगा वो होगा प्रॉक्सी, इंट्रूडर एंड रिपीटर, एंड कंपेरर एंड डिकोडर, डिकोडर एंड कंपेरर, ये दोनों इस्तेमाल होगा। डिकोडर ज़्यादातर इस्तेमाल होगा, कंपेरर का फिर भी कम इस्तेमाल करेंगे अपन, ना के बराबर, ठीक है। बाकी बाकी का बाद में, लेकिन पहले ये तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। अब इसके लिए हमें एक और सेटअप करना होगा, हाँ, एक और सेटअप करना होगा। अब वो सेटअप क्या है सर, तो बता दूँ। वो सेटअप है आपका क्रोम ओपन करना और एक एक्सटेंशन सेटअप करना जिससे आप बातचीत कर पाओ। लेकिन सुनो मेरी बात को, लेकिन इसके ऊपर यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़ी है ना। तो उसको सेटअप तुम यूट्यूब से देख के करना, क्योंकि वो तुम्हारा बबसूट इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो ये करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए अभी टाइम
सेव करने के लिए और अपना काम इफ़िशिएंटली करने के लिए मैं बबसूट के ब्राउज़र का इस्तेमाल करूँगा। तो ओपन ब्राउज़र को ओपन करने के बाद तुम्हारा एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा बबसूट के द्वारा। ये बबसूट का खुद का ब्राउज़र है, ठीक है। यहाँ पे आप जो चाहो वो वेबसाइट डाल सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या सर्च करा। डेफिनेटली बबसूट के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। और ये चीज़ें यहाँ पे पहले से सेटअप है, एक्सटेंशन के अंदर बबसूट वगैरह पहले से सेटअप है भाई, तो टेंशन मत लो इस चीज़ का। हाँ, तो ये वेबसाइट खुल गई। अब एक एक करके थोड़ा प्रैक्टिकल पे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे बढ़ते हैं। हाँ, जिनका इंस्टॉल नहीं हुआ होगा कर लेना भाई बाद में, ठीक है, इंस्टॉल कर लेना याद से। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है मुझे बताओ, मैं आपकी कोशिश करूँगा फिक्स करने में उसका, ठीक है। टॉपिक तो बाद में हो जाएगा कवर अप, लेकिन फिक्स करना होगा तुम सभी का बब्स, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इंट्रोडक्शन दे दिया, सारी चीज़ें हो गई। बबसूट के 3 एडिशंस होते हैं, जिसमें से कम्युनिटी एडिशन जो फ्री होता है लेकिन लिमिटेड होते हैं, उसके अंदर मैनुअल टूल्स होते हैं, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता। प्रोफेशनल पेड वर्जन होता है, जिसके अंदर स्कैनर, एडवांस ऑटोमेशन सारी चीज़ें आती है, एक्सटेंशन इसमें भरपूर आते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन टैब के अंदर जाओगे तो बहुत सारे एक्सटेंशन है इसके अंदर। ये रहे इसकी सेट, ये रही बी एप्स चेक्स, ये इतने सारे एक्सटेंशन है जो ऑटोमेटिक के काम आते हैं। बाईपास वाईपास करने के बहुत सारे एक्सटेंशन है, ठीक है। लेकिन अभी उसका काम नहीं है तो उसको बाद में कभी देखेंगे। जो जिस चीज़ का काम है उसको पहले पढ़ना है, ठीक है। देन एक आता है एंटरप्राइज एडिशन, जिसका काम बेसिकली कंपनीज या बड़े बड़े लेवल पे जब ऑटोमेटेड करना हो स्कैनिंग वगैरह को तब इस्तेमाल होता है, लार्ज स्केल के लिए। बस अगर चाहो देखना उसको तो बेसिकली जा सकते हो, लिख सकते हो बब सूट एंटरप्राइज एडिशन, यस, बब सूट एंटरप्राइज, बब सूट एंटरप्राइज एडिशन, आप देख सकते हो, ठीक है। इन्होंने बताया वो चीज़ें सारी की सारी यहाँ पे, ठीक है। बबसूट की खुद की वेबसाइट है, बेसिकली नाम है पोर्ट्स फिगर, ये बबसूट की खुद की वेबसाइट है। देन आता है सेटिंग करना बबसूट के अंदर। बबसूट के अंदर सेटिंग, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन बहुत लोगों के सिस्टम में अभी तक के बबसूट इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो पहले उसको इंस्टॉल करना होगा, तब जाके ये चीज़ें सेंस बनाएगी। अगर मैं अभी बता दूंगा तो चलेगा, जिनका हो गया उनके लिए, जिनका नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, वो बबसूट के ही ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पता है क्या, कभी कभी क्या होता है कि यार सर, एक बात है, एक बात ये है कि मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है, लेकिन और उस क्रोम ब्राउज़र के अंदर मैंने हर एक वेबसाइट के अंदर लॉगिन करके रखा है, तो क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि उस क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करके मैं बबसूट का भी इस्तेमाल करूं, यानी उस क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करके मैं बबसूट के अंदर से इंटरसेप्ट कर पाऊँ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो हाँ, ये चीज़ें हो सकती है। अब हम उसको देखते हैं, उसको सेटिंग कैसे करते हैं, वो चीज़ें सेटअप वाली है, उसको देखते सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, चीज़ें क्लियर तो होती जा रही है धीरे धीरे। अब उसके लिए थोड़ी सी और ज़्यादा सेटअप वाली चीज़ है, तो देखो भाई सेटअप के लिए क्या क्या करना। तो अब बबसूट ओपन करने के बाद इसका पुराना वाला क्रोम ब्राउज़र में ऑफ करता हूँ और खुद का क्रोम ब्राउज़र ऑन करता हूँ। क्रोम ब्राउज़र इसीलिए क्योंकि इस पे ईजी हो जाएगा दिखाने के लिए, ठीक है। और ये रहा जावा जेडीके की फ़ाइल, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो जाओ क्रोम ब्राउज़र पे आओ और लिखो, क्या लिखना है यहाँ पे, फॉक्सी प्रॉक्सी एक्सटेंशन, फॉक्सी प्रॉक्सी एक्सटेंशन। मैं लिंक दूँ तो मैं लिंक देता हूँ, मैं लिंक देता हूँ आप सभी को, लिंक दे दिया। अब इसको डाउनलोड क्यों करना है, इसकी मदद से हम बिना बबसूट का ब्राउज़र ओपन करें खुद के ब्राउज़र से बबसूट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फॉक्सी प्रॉक्सी ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, 10 बार थोड़ी लॉगिन करेंगे बबसूट के ब्राउज़र में जा जाके, इसलिए क्रोम से ही चला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉक्सी प्रॉक्सी ऑन करने के बाद इसे यहाँ पे ऐड कर दो, डाउनलोड कर लो या ऐड कर दो। ऐड टू क्रोम लिखा हुआ होगा, ऐड टू क्रोम, इसको ऐड कर लो, ठीक है।
अब जैसे इसको ऐड कर लोगे तो यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर आप लोग फॉक्सी प्रॉक्सी को देख पाओगे। ठीक है, फॉक्सी प्रॉक्सी को देख पाओगे। अब फॉक्सी प्रॉक्सी को करो ऑन। ठीक है, फॉक्सी प्रॉक्सी को करो ऑन। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शंस वाला टैब। ठीक है, साथ साथ में नहीं भी कर रहे हो तो देखो कम से कम। ऑप्शंस वाले टैब को क्लिक करो, क्लिक करो, देन ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा, उसके अंदर सेटिंग्स है। सेटिंग्स है बहुत सारे, जिसमें से एक्सटेंशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक और सेटिंग्स है जिसका नाम है प्रॉक्सीज, क्योंकि हमें प्रॉक्सी के साथ खेलना है। हमें प्रॉक्सी के साथ खेलना है, तो इसीलिए हमें प्रॉक्सी को सिलेक्ट करना होगा। देन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड के ऊपर। कर दिया ऐड के ऊपर क्लिक, बढ़िया। अब नाम दे दो इसको बबसूट करके, नाम दे दो इसको बबसूट करके। ठीक है, नाम देने के बाद आईपी एड्रेस देना होगा। तो आईपी एड्रेस क्या देनी है वो हमें बबसूट बताएगा। हाँ, ये बबसूट बताएगा, ये वाला पार्ट बबसूट बताएगा। तो बबसूट के अंदर फिर से आ जाओ, साथ साथ में करके देखो। नहीं दोस्त, नहीं, फिर वहां से कंप्लेंट जाती है स्टूडेंट्स के। एक दो एडजस्ट कर लेंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे, या फिर बाकी के नहीं कर लेंगे, एक दो नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो कंप्लेंट्स डालते हैं ज़बरदस्ती के कि टॉपिक है डीसीएससी परचेस करा है तो सिखाओ ना बेसिक जो भी हो, ये ऐसे फालतू के कंसेप्ट कंप्लेंट्स आती है, इसलिए मुझे दिखाना पड़ रहा है। ठीक है, वरना तो मैं खुद ही स्किप करता, मुझे थोड़ी तुम्हें बोर करने की आदत है। ये तो मैं खुद ही स्किप करता, लेकिन बताना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे फिर कंप्लेंट्स आती है कि भाई बेसिक चीज़ों को क्यों स्किप कर रहे हो, यूट्यूब पे ही है तो कोर्स के ऊपर से माथा पेड़ी हो जाते हैं इसलिए। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लो। बाकी बाकी तो मैं खुद ही इसको स्किप करना चाहता था, लेकिन समझो थोड़ा सा। ठीक है। मुझे खुद बोर होता है, ये छोटा सा पार्ट, इतना बेसिक सा पार्ट बताना ही बोर होता है। जो मेन कंसेप्ट है ना खतरनाक, वो चीज़ें बताने की मुझे भी इच्छा हो रही थी, लेकिन इसको देख लो पहले। अब बबसूट प्रोफेशनल के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉक्सी के ऊपर सिलेक्ट करना होगा। प्रॉक्सी के ऊपर सिलेक्ट करो और प्रॉक्सी सेटिंग्स को ओपन करो। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप आईपी एड्रेस देख पाओगे, आईपी एड्रेस देख पाओगे। क्या करना है, इसे कॉपी करना है, इसे कॉपी करना है और बबसूट पे पेस्ट करना है। अब बबसूट कह रहा हूँ, बबसूट से इसे कॉपी करना है और फॉक्सी प्रॉक्सी पे पेस्ट करना है। तो लिखा है वहाँ पे 127.0.0.1 और पोर्ट नंबर 8080। चेक करो, चेक करा, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। फिर इसे सेव कर दो, सेट करो, आईपी डालो, पोर्ट नंबर डालो, सेट करो, सेव करो मतलब। अब सेव करने के बाद, सेव करने के बाद आप देखोगे कि आपके एक्सटेंशन के अंदर एक नया नाम आ गया, बर्प नाम का। ठीक है, जो आपने शुरुआत में नाम डाला था ना यहाँ पे, वो वहाँ पे नाम आ गया। अब हो गया भाई, बबसूट का काम हो गया, बबसूट का सेटिंग्स हो गया, और अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको एक इशू दिखाएगा, एक इशू दिखाएगा, वो है वेबसाइट का। वेबसाइट का कौन सा इशू बता दूँ, बताता हूँ। देखो, HTTP, ये वेबसाइट वर्क करेगी और HTTPS में इशू दिखाएगा, इशू दिखाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है HTTPS के अंदर हमें ना सर्टिफिकेट देना होता है, एक सर्टिफिकेट देना होता है जो बताता है कि वेबसाइट सिक्योर है करके, SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, हाँ, ऐसे ही होता है, सर्टिफिकेट देना होता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि वेबसाइट सिक्योर है करके। ठीक है, या जो भी सॉफ्टवेयर जो भी कनेक्शन है वो सिक्योर है करके। तो जब हमारे बबसूट में ये सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा ही नहीं तो ये दिक्कत दे सकता है, बबसूट दिक्कत देता है। यू समझाओ तो जब अब हमें क्या करना है, हमें इंटरसेप्ट करना है, हमें दो लोगों की बातों को सुनना है। तो हमें बताना होता है कि हम जो लोग हैं, हमारा जो बबसूट है वो ओरिजिनल है, कोई इशू नहीं होगा उससे। हमें बस ये बात को प्रूव करना होता है कि हमारा बबसूट ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, जिसके लिए हमें सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ताकि हमारा ब्राउज़र उस पर भरोसा कर पाए, बबसूट पे भरोसा कर पाए। तो बबसूट ना खुद का सर्टिफिकेट देता है, और वो कहाँ देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा उसकी वेबसाइट पे। ये जो लिंक है ना, दी गई लिंक, ये जो आईपी एड्रेस है, इसके ऊपर इसको आपको कॉपी करना है और पेस्ट करना है अपने ब्राउज़र के अंदर।
127.0.0.1, ठीक है, कॉलन 88, कॉपी करा। अब यहाँ पे बोला है वेलकम टू बबसूट प्रोफेशनल, यहाँ पे सी ए सर्टिफिकेट दिख रहा होगा, इसे ओपन करो, इसे डाउनलोड करो, ठीक है, डाउनलोड करो, डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आपके सिस्टम में आप इसको डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद क्या करना है भाई, डाउनलोड करने के बाद क्रोम की सेटिंग्स ओपन करनी है। अगेन बोरिंग टॉपिक, लेकिन क्रोम की सेटिंग्स को ओपन करना है, ठीक है, सेटिंग्स को ओपन कर लो। आ जाओ भाई सेटिंग्स पे आ जाओ। अब यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको लिखना है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट लिखना है आपको, ठीक है। सर्टिफिकेट लिखने के बाद सबसे नीचे सिक्योरिटी टैब के अंदर आपको सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा, विच इज़, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मैनेज सर्टिफिकेट का। कैसे करा फिर से बताता हूँ। सर्टिफिकेट लिखो, सिक्योरिटी टैब के अंदर जाओ और उस टैब के अंदर सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करो, वहाँ पे लास्ट सेकंड ऑप्शन होगा मैनेज सर्टिफिकेट्स करके, हाईलाइटेड है वो ऑप्शन, तो आराम से दिख जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। मैनेज के ऊपर क्लिक करोगे तो पॉपअप खुलेगा एक छोटा सा, ये पॉपअप खुल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे आपको लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेशन के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कर दो, बहुत सारे सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। अब क्या करना है, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट इंपोर्ट करना है। कैसे करेंगे, नेक्स्ट करके ब्राउज करेंगे और जहाँ पे तुमने सेव करा है, मैंने डाउनलोड फोल्डर के अंदर सेव करा था इसे, ठीक है, मैंने डाउनलोड फोल्डर के अंदर इसे सेव करा था, ऑल फोल्डर्स, ये रहे डाउनलोड फोल्डर, ये रहा ऑप्शन, ऑल फाइल्स के ऊपर सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स आती है, इसमें आपका सी ए सर्टिफिकेट ढूंढो, कहाँ गया उसे ढूंढो, यही कहीं होगा, हाँ ये रहा, नहीं ये तो ओपन ही करना है, ये रहा सर्टिफिकेट, सी ए सर्टिफिकेट डॉट डी ई आर, ये रहा वो सर्टिफिकेट का नाम, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है करके, बबसूट के लिए, ठीक है। अब इस सर्टिफिकेट को हमें इंपोर्ट करना है, इसके ऊपर क्लिक करो और इसे ओपन कर लो। अब ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह, और नेक्स्ट कर दो, और नेक्स्ट करके इसे इंपोर्ट कर दो, ठीक है। अब जैसे आप इसे इंपोर्ट कर दोगे तो आप अब देखना, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे पोर्ट्स फिगर लिखने को मिल जाएगा, ये रहा पोर्ट्स फिगर, ये रहा पोर्ट्स फिगर का सी ए सर्टिफिकेट। अगर आपको ये दिख रहा है, इसका मतलब आपका सब कुछ क्लियर है, तो कोई बबसूट में इशू नहीं दिखाएगा। ये थोड़ा एडवांस प्रोसेस था जो मैंने शुरुआत से ही बता दिया, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट सेटअप सुटअप करने के बाद अब आपका बबसूट रेडी है, आपका क्रोम रेडी है बबसूट से बातचीत करने के लिए। तो एक छोटा सा डेमो करता हूँ, आ जाता हूँ अपने टेस्ट वेबसाइट पे, टेस्ट वनला वेब वाली वेबसाइट पे आ जाता हूँ और इनके लॉगिन पैनल को ओपन करता हूँ, जहाँ से मैं लॉगिन कर पाऊँ, और पासवर्ड डालता हूँ और यूज़र नेम डालता हूँ, और बस, और क्या, एक्सटेंशन में जाओ, फॉक्सी प्रॉक्सी पे क्लिक करो और बबसूट के ऊपर क्लिक कर दो, जिससे बबसूट ऑन हो जाएगा, ठीक है। बबसूट इससे ऑन हो जाएगा। डिसेबल के ऊपर क्लिक करोगे, डिसेबल होगा। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है, ये छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है रेड कलर का, छोटा सा गोला रेड कलर का, वो चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है जैसे आप इसे ऑन करते हो वैसे। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ वो कलर चेंज हो गया, ठीक है, कलर चेंज हो गया बबसूट। अब बस अब क्या करना है भाई, हो गया, बबसूट के ऊपर क्लिक करा, इस ये स्टार्ट हो गया, तुम देख पा रहे हो ब्लैक कलर का ऑप्शन आ गया, इसमें स्टार्ट हो गया ये। अब मुझे क्या करना है, बबसूट के अंदर वापस जाना है, और ये मेरा बबसूट रेडी है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। तो इंटरसेप्ट को करता हूँ ऑन। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और मेरे बबसूट पे सारी की सारी रिक्वेस्ट आ जाएगी। लेकिन ये बहुत बारीक बारीक से क्यों दिख रहा है ऐसे, एकदम पतला सा है ना, इसको थोड़ा फॉन्ट चेंज करना होगा। थोड़ा सा फॉन्ट में चेंजेस करता हूँ ताकि वो अच्छे से दिख भी पाए, ठीक है। तो बारीक बारीक से दिख रहा था एकदम से, चेंज फॉन्ट, और फॉन्ट डालूंगा अच्छा वाला, कॉन्सोलस, ओ कौन सा फॉन्ट अच्छा रहेगा, कुरियर न्यू नहीं, हाँ लूसिडा कॉन्सोल, ये ठीक है एक बार के, ये ठीक है एक बार के लिए देखा जाए तो कॉन्सोलस से बेहतर ही है। ओके कॉन्सोल सही है, कॉन्सोलस सही है, जो पहले वाला ऑप्शन था सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन वही सही ऑप्शन,
ठीक है, उसको सिलेक्ट करो जिससे बॉक्सूट को तुम अच्छे से देख भी पाओगे। इसके फॉन्ट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके 17 कर देता हूँ, विच इज़ आप क्लियरली देख पाओगे उसे फिर अब। ठीक है, ये रही फॉन्ट के साइज़। फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज करने से यहाँ का साइज़ इंक्रीज होता है, इस रिक्वेस्ट के अंदर के फॉन्ट्स के साइज़ इंक्रीज होता है। अब बॉक्सूट मेरा रिक्वेस्ट ले भी रहा है और उसने सक्सेसफुली दिखा भी दिया कि हमने पासवर्ड और यूज़र नेम क्या डाला था। ठीक है, तो क्या ये स्टेप्स, ये प्रोसेस, ओह दिख गया क्या? कहाँ से दिखा? अरे बाप रे, लग गया। अच्छा, ऐड कैसे करें? देखो, सेटिंग्स ओपन करो, सर्टिफिकेट लिखो, मैनेज सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करो, सिक्योरिटी टैब के अंदर जाओ, मैनेज सर्टिफिकेट्स के ऊपर क्लिक करो, एंड वहाँ पे मैनेज के ऊपर क्लिक करो फिर से। मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद ट्रस्टेड, ट्रस्टेड लास्ट वाला ऑप्शन, ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर दो अपने सर्टिफिकेट को। इंपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट पे जाओ, ब्राउज पे क्लिक करो एंड ऑल फाइल सिलेक्ट कर लो। ऑल फाइल सिलेक्ट करोगे तो आपकी फाइल्स दिखेगी, एंड देन फाइल को सिलेक्ट करो यहाँ पे, जो कि मेरा सी ए सर्टिफिकेट ये रहा, सी ए सर्टिफिकेट डॉट डी ई आर नाम से फाइल है। डबल क्लिक करोगे, सिलेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो एंड फिनिश करो, तो ये डाउनलोड और सेटअप हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा है। और सेटअप हो जाने के बाद चेक करना स्क्रॉल डाउन करके कि यहाँ पे पोर्ट्स फिगर लिखा है कि कहीं पे। अगर पोर्ट्स फिगर लिखा है इसका मतलब आपका सक्सेसफुली सेटअप तो हो गया है। बस यही चेक करना, हो गया। और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इतना ही करना है, सिंपल ही तो है। अरे बस बस दोस्त, हो गया सेटअप, नाइस। सेटअप करने में टाइम लग गया अच्छा खासा, लेकिन बबसूट सेटअप तो हो गया। अब प्रैक्टिकल का समय है भाई, अब प्रैक्टिकल का समय है। ये सारी चीज़ें मैंने सिखा दी पहले, ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है वो पहले सेटअप सुटअप करके दिखा दिया, एक बार पढ़ के देखो यहाँ से, सेटअप सुटअप करके दिखा दिया। प्रॉक्सी को समझ लिया, टारगेट, रिपीटर, स्कैनर, डिकोडर, इसको भी समझ लिया। ठीक है, स्कैनर कहाँ पे, स्कैनर का ऑप्शन अपने पास दिखा नहीं रहे फॉर सम रीज़न। इस वाले में मुझे देखना होगा कि क्या दिक्कत आ गई, स्कैनर का ऑप्शन क्यों नहीं दिखा रहा करके, वरना इससे पहले दिखाता था यहाँ पे स्कैनर का ऑप्शन। ठीक, क्या ये सिर्फ मेरे इसमें इशू है या फिर तुम्हारे इसमें भी है, ज़रूर बताना, या फिर हमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा फिर से। ठीक है, ये कहते हैं बॉबसूट का स्कैनर, अच्छा वाला। ये बहुत सारे इसके अंदर तो पूरे एक्सटेंशन पड़े ही पड़े हैं, जो मर्जी वो एक्सटेंशन चला सकते हैं। बस डाउनलोड करना होगा इसको और रन करना होगा। ठीक है, अब मुझे इसको रन करने के लिए पाइथन इंस्टॉल करना होगा, जो कि मेरे पास है नहीं, जाइथन इंस्टॉल करना होगा। नाइस, तो ये बता देता है कैसे इंस्टॉल करना और कैसे सेटअप करना है करके। ठीक है, जस्ट दिखाना चाहता था ऐसा है करके। ठीक है, देन अगर आपका सब कुछ सही है तो डायरेक्ट इंस्टॉल का बटन आता है, इंस्टॉल कर सकते हो। ये सारे के सारे स्कैनर्स है, जैसे एनमैप भी इसके अंदर है भाई, इसके अंदर एनमैप स्कैनर भी आता है। एनमैप क्या है सर, नहीं पता तो जानने वाले उसको, नहीं शायद पता होगा, एनमैप पता होगा ना, एनमैप तो सीखा है हमने। हाँ एनमैप तो पता है, एनमैप पता है भाई सभी को। बॉबसूट से प्रॉक्सी गायब नहीं होता, वो थोड़ी गायब होगा, अगर हो भी गया, हाइड हो गया होगा तो उसे जस्ट लाइक मैंने हाइड कर दिया। फिर कैसे करेंगे, फिर व्यू के ऊपर क्लिक करना और वहाँ पे प्रॉक्सी, प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक कर देना, प्रॉक्सी वापस आ जाएगा। ठीक है, अरे आ जाएगा, व्यू के ऊपर क्लिक करो, व्यू, और वहाँ पे प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करो, प्रॉक्सी खुल जाएगा आपके सामने। एनएप पता है, बढ़िया भाई फिर। तो एनएप का स्कैनर भी बॉबसूट के अंदर है, तो सोचो कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, इसके अंदर इतने सारे, छोटा नहीं है भाई, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर इतने सारी चीज़ें आती है, इतनी मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते चीज़ों को लेके थोड़ा सा, अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें, ये तो मैंने शुरुआत में बता दिया टारगेट रिपीटर क्या होता है। अब इसको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखना है। हाँ इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, समझो हाँ? अब मैं तुम्हें प्रॉक्सी हमने देख लिया, प्रॉक्सी में हमारी रिक्वेस्ट आती है, वो हमने देखा कि भाई रिक्वेस्ट आती है, यहाँ से हम फॉरवर्ड करते हैं, हो गया। फॉरवर्ड कर दिया तो उसको तुम कभी देख नहीं सकते, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बबसूट के अंदर आप हिस्ट्री देख सकते हो, वेब HTTP हिस्ट्री करके हिस्ट्री देख सकते हो यहाँ पे भी, और यहाँ से हिस्ट्री डिलीट नहीं होती। ठीक है,
ये हट जाती है, क्लियर हो जाती है बाद में अपने आप। डिलीट नहीं करना पड़ता है ऐसे। ठीक है। और ये पता नहीं क्या लिख के आ गया यहाँ पे। इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। इसको लॉग आउट करने के लिए मुझे थोड़ा छोटा स्क्रीन करना होगा। लॉग आउट करने के बाद इसे बंद करता हूँ। सो ओपन करते हैं। वेबसूट में सारी चीज़ को फॉरवर्ड फॉरवर्ड डन। फिर लॉग आउट हुआ ही नहीं था क्या? इंटरसेप्ट को ऑफ करना होगा, वरना 10 बार रिक्वेस्ट लेता रहेगा लेता रहेगा लेता ही रहेगा। ठीक है। अब क्या करना है? अब मुझे पता नहीं पासवर्ड क्या है। मान लो मुझे नहीं पता पासवर्ड क्या है, तो मैं एक बार पासवर्ड डालता हूँ, टेस्ट 1234। मैंने पासवर्ड डाला 1234, और इसको मैं लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ, और मैंने पासवर्ड वगैरह सब कुछ सही डाला था। अब इसे मैं फॉरवर्ड करता हूँ, पता चलता है कि लॉगिन हुआ ही नहीं। लॉगिन हुआ ही नहीं। ठीक है। नहीं हुआ लॉगिन, देखो लॉगिन नहीं हुआ। अब मुझे फिर से पासवर्ड डाल के फिर से इंटरसेप्ट पे जाना होगा, और ये 10 बार मुझे करना होगा कि टेस्ट लिखो फिर से, पासवर्ड में 1234 डाल के देखो, इस बार लॉगिन करो, फिर से इंटरसेप्ट आ जाएगी, फिर से डेटा आ जाएगा, फिर से मुझे फॉरवर्ड करना होगा। ये मेरे लिए 10 बार करना होगा मुझे। अगर मुझे पासवर्ड में चेंजेस करने हैं, फिर से जाओ फिर से करो, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, अगर कुछ ऐसा कर दूँ कि ऐसे लॉगिन पे क्लिक करा, अब ये ओरिजिनल है फेक है मुझे नहीं पता, तो मैं इसको रिपीटर के अंदर सेंड करता हूँ। कैसे? राइट क्लिक करके सेंड टू रिपीटर के ऊपर क्लिक करूंगा, देन मेरा रिपीटर टैब ग्लो होना शुरू करेगा। फिर एंड लवली, क्या कमाल है। फिर मुझे रिपीटर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। हाँ हाँ, उसमें भी दिखाता हूँ कि इंक्रिप्शन होता है तो डेटा कैसे दिखता है करके। डोंट वरी शिवम, मैं वो भी दिखाता हूँ, लेकिन बस एक छोटा सा डेमो देख लो रिपीटर टैब का। तो अभी रिपीटर टैब के अंदर आ गया मैंने प्रॉक्सी अभी तक के फॉरवर्ड नहीं करा, मैंने इसको रोक के रखा है। इसको रोक के रखा है जब तक मुझे असली पासवर्ड नहीं मिलता तब तक के। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड इसे फॉरवर्ड करके देखता हूँ कि रिस्पॉन्स कैसा आता है। रिस्पॉन्स कैसा आता है? तो रिस्पॉन्स में मुझे कह रहा है कि आपको लॉगिन करना होगा, इसका मतलब गलत पासवर्ड है। रेंडर करके देखता हूँ तो लॉगिन करना होगा, यही लिखा है, लॉगिन करना होगा वही लिखा है। अगर मैं पासवर्ड 123 कर दूँ और सेंड करूँ, तो इसका मतलब ये भी गलत पासवर्ड है। अगर मैं 123 ना करके ऐसा कुछ कर दूँ, सेंड करूँ, तो भी लॉगिन करना होगा। अगर मैं पासवर्ड में ओरिजिनल पासवर्ड डाल दूँ और सेंड करूँ, तो अब मुझे 200 ओके दिखा रहा है और मुझे वेबसाइट दिखा रहा है। इसका मतलब मेरा अब सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। अब मेरा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। अब जब मुझे पता चल गया कि भाई मेरा पासवर्ड क्या है, तो इसी को मैं कॉपी करूँगा और अपने प्रॉक्सी टैब में जाऊँगा और वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, अरे कुछ ज़्यादा पेस्ट कर दिया। वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा जो मुझे पासवर्ड मिला था, जो मेरा लगा था पासवर्ड। ठीक है। अब देख रहे हो, यहाँ पे मैंने गलत पासवर्ड डाला था, लेकिन बबसूट में मैंने सही करा उस चीज़ को, मैंने उसको मॉडिफाई करा, और मॉडिफाई करने के बाद उसे फॉरवर्ड करा। और डेफिनेटली क्रोम में जाके देखूंगा तो मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो गया गलत पासवर्ड डालने के बाद। तो अभी जो हमने करा ये पॉजिटिव था कि भाई हमने अच्छी चीज़ें करी, हमने गलत पासवर्ड को सही में कन्वर्ट करा। लेकिन हकीकत में, असलियत में, हैकर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और डेटास को पढ़ते हैं। जैसे तुम किसी को हाय मैसेज डाल रहे हो तो वो उसको चेंज कर देगा और कुछ और ही मैसेज डाल देगा हेलो करके। ये तो एक एग्जाम्पल है, हेलो करेगा, वो और भी बहुत कुछ कर सकता है तुम्हारे मैसेजेस से, अगर वो तुम्हारे मैसेज पढ़ पा रहा है तो, ये तुम्हारे पासवर्ड को पढ़ पा रहा है तो सोचो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग साइड होते हैं। तो हमने पॉजिटिव साइड को देखा, नेगेटिव साइड तो और भयंकर होता है इसका, कि हैकर क्या क्या नहीं कर सकता। ठीक है। अब हमने पासवर्ड डाला, लॉगिन करा, लॉगिन हो गया, खुशी खुशी हम कह सकते हैं कि भाई लॉगिन हो गया। इसको लॉग आउट भी कर लेता हूँ एक बार, इसको लॉग आउट भी कर लेता हूँ और फिर से लॉगिन करता हूँ, फिर से लॉगिन करता हूँ, फॉरवर्ड करो इसको। ठीक है। पासवर्ड टेस्ट और 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, ये रहा 5 नंबर 6। अब एक छोटा सा ना तुम्हें डेमो दिखाता हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन का। इससे पहले कभी देखा नहीं होगा ज़िंदगी में, क्योंकि हमें टॉपिक आने का ही है एसक्यूएल इंजेक्शन का, जो आगे है, टाइम है उसको, उसको बहुत टाइम है। लेकिन मैं एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ कि हम बबसूट की मदद से पता कर सकते हैं क्या ये लॉगिन बाईपास होता है या नहीं होता। जिसके लिए मुझे क्या करना होगा,
सबसे पहले गलत पासवर्ड डालना होगा, 1234, सेंड करता हूँ। तो मुझे लॉगिन करना होगा, ये कह रहा है मुझे लॉगिन करना होगा, रेंडर पे क्लिक करता हूँ। तो हाँ भैया मुझे लॉगिन करना होगा। अगर मैं एसक्यूएल इंजेक्शन डाल दूँ, अगर मैं एसक्यूएल इंजेक्शन डाल दूँ और लिखूँ यहाँ पे खुद का नाम, खुद का नाम लिखूँ और एसक्यूएल इंजेक्शन डाल के, सभी को पता होगा एसक्यूएल इंजेक्शन, नहीं पता होगा तो ये टॉपिक सीखने वाले जल्द ही, जल्द नहीं मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने वाले इस टॉपिक पर। ठीक है, अब मैंने इसमें कुछ रैंडम से कोड्स ऐड कर दिए। रैंडम से कोड है भाई, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन रैंडम से कोड्स है। ठीक है, अब इसको मैं सेंड करता हूँ, क्या हम लॉगिन कर सकते हैं क्या? एंड वो बिना पासवर्ड के मैं लॉगिन कर पाया, पासवर्ड डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे, बिना पासवर्ड के लॉगिन कर पाया। और ये एसक्यूएल इंजेक्शन वाला पार्ट है, बस दिखाना चाहता था कि बफसूट से हम ये चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, टेस्ट कर सकते हैं ब्रूट फोर्स वगैरह करके। ठीक है, और हाँ डेफिनेटली अगर मैं चाहूँ तो इसे यहाँ से कॉपी करके प्रॉक्सी में आके इसे चेंज कर दूंगा। चेंज करने के बाद, चेंज करने के बाद इसे फॉरवर्ड कर दूंगा और इंटरसेप्ट को कर दूंगा ऑफ। तो बिना पासवर्ड डाले भी मैं लॉगिन कर पाऊंगा और मेरा नाम और ईमेल दोनों चेंज हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ अ डेमो ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। जब सीखेंगे तब जानेंगे। अब रिपीटेड टैब इस काम में आता है कि हम 10 बार बिना रिक्वेस्ट का एक्सेप्ट करें, चेक कर सकते क्या सही है क्या गलत है करके। ठीक है, बस अब इंट्रूडर टैब को आगे करते हैं। अब यहाँ पे इंट्रूडर टैब आता है जहाँ पे हम ब्रूट फोर्स करते हैं। तो इंट्रूडर टैब को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने रिक्वेस्ट को सेंड टू इंट्रूडर के ऊपर सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, सेंड टू इंट्रूडर के ऊपर सिलेक्ट करना होता है। तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ और राइट क्लिक करके सेंड टू इंट्रूडर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब मेरा इंट्रूडर टैब ब्लिंक होना शुरू हो गया, ग्लो हो गया ये भी, फेयर एंड लवली। अब इसे ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे ब्रूट फोर्स करना होता है, कैसे करना होता है वो देखते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब पासवर्ड के ऊपर हमें सिलेक्ट करना है। हमें नहीं पता, हमें ये बात पता है कि यूज़र नेम टेस्ट है करके, लेकिन पासवर्ड नहीं पता क्या है करके। तो तो कॉमन पासवर्ड लिस्ट चाहिए होगी है। लॉगिन बाईपास मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन या एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी किसी वेबसाइट के अंदर अगर रहती है तो उसको हम आराम से बाईपास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट कमांड, अगर उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है तो। अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। लेकिन अब इसको पहचानते कैसे हैं ये सवाल आएगा, तो जब टॉपिक पढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक है, इन्होंने खुद बताया था कि इनके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है करके, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लगा के देखा। ठीक है, तो पूरी वेबसाइट पढ़ना होता है थोड़ा सा, तो पढ़ने के बाद पता चला कि इसके अंदर एक इंजेक्शन है, तो बस मैंने टेस्ट करके देखा। मुझे टेंशन हो गया, बोले टेंशन की बात नहीं है, आराम से बाईपास हो जाएगा अगर वल्नरेबिलिटी है तो। ब्रूट फोर्स करके देखते ना। एक्सेस क्या है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, ये तो रहा, ये तो रहा एक्सेस। आने के अपने को आने के हैं। मैं तुम्हें टूल्स सिखा रहा हूँ अभी, सिर्फ टूल को इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ। टॉपिक्स अभी आने के भाई खतरनाक वाले। ओएस खत्म हो गया अपना, ओएस के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो क्रेजी थी, अब तो और भी चीज़ें आएगी जो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, बारी बारी। लेकिन मज़ा आएगा उसमें। ठीक है, तो पहले बबसूट समझ लेते हैं, ज़्यादा हार्ड है भी नहीं। ठीक है, तो एआई का इस्तेमाल करो भाई। वर्ड्स हो गया यार, वर्ड्स चाहिए था। अरे ये कौन सा वर्ड है भाई? ऐसा मत लिख के आने को ना कि आई कांट हेल्प यू विद दैट वगैरह वगैरह, नहीं आ गया भाई। मुझे लगा ये बोलेगा कि आई कांट हेल्प यू विद दैट करके। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉमन वर्ड लिस्ट है, ये वर्ड लिस्ट है। अब मुझे इसको कैसे और कहाँ पे पुट अप करना है देखते हैं। जैसे मैंने प्रॉक्सी से राइट क्लिक करके सेंड टू इंट्रूडर के ऊपर क्लिक करा, तो ये इंट्रूडर के अंदर हमारी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी। अब ये रही हमारी रिक्वेस्ट, कुछ ऐसी दिखती है। हमें ब्रूट फोर्स करना है पासवर्ड के ऊपर, क्योंकि हमें ये बात पता है कि यूज़र नेम तो वही रहेगा लेकिन पासवर्ड ज़रूर बदल जाएगा।
यूज़र नेम वही है, हमें पता है, लिख के दिया है हमें कि यूज़र नेम वही रहेगा भाई। तो क्या करना है अभी, आपको सिलेक्ट करना है अपने पासवर्ड को और यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ऐसे कुछ दो सिंबल बन जाएंगे, दो अजीब से सिंबल बन जाएंगे, ठीक है। जिसका मतलब है कि इतने पोर्शन के अंदर हम ब्रूट फोर्स करेंगे। यहाँ पे हम अलग अलग पासवर्ड डालेंगे, जैसे एडमिन, लॉगिन, एडमिनिस्ट्रेटर, लॉगिन पासवर्ड जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे पुटअप करेंगे। अगर जो लग गया तो लॉगिन हो जाएगा, नहीं लगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स के अंदर हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि चीज़ें लगेगी क्या नहीं लगेगी, लेकिन हमारा काम है टेस्ट करना, तो टेस्ट करते हैं। अब इसको सेटअप करने के बाद, ऐड करने के बाद, हमें यहाँ पे पेलोड्स के ऊपर जाना होगा, पेलोड्स के ऊपर, ठीक है, पेलोड्स के ऊपर। अब पेलोड्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको दिया है ऑप्शन पेस्ट करने के लिए, तो पेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो पेस्ट हो जाएगा कुछ इस तरह, पेस्ट हो जाएगा कुछ इस तरह। ओके, ये थोड़ा सा अजीब दिखा रहा है मुझे। ये जो गैप्स आ गई है बीच में, ऐसे स्पेसेस नहीं चाहिए थी, लेकिन ना गलती से स्पेस ऐड हो गई है उसमें। जब मैं कॉपी कर रहा था परप्लेक्सिटी से तब ये स्पेस ऐड हो गई उसमें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर रैंडम से यूज़र नेम और पासवर्ड है, या रैंडम से जो लग गया वो लग गया, 10 है टोटल ब्रूट फोर्स करने के लिए। और यहाँ पे लिखा भी है कि टोटल हमारे पास 10 पेलोड्स है करके, इसके अंदर पेलोड कह रहा हूँ, 10 यूज़र नेम है, रिक्वेस्ट है, हो गया। और कुछ नहीं करना, हो गया। कहाँ पे ब्रूट फोर्स करना है और क्या ब्रूट फोर्स करना है, इतना सेटअप कर लिया, काफ़ी है। अब स्टार्ट अटैक के ऊपर क्लिक करना, स्टार्ट अटैक राइट साइड में ऊपर में। जैसे स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा अटैक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जब अटैक कंप्लीट होता है, रुको भाई, अटैक चल रहा है, फ्री मिल रहा है, कहाँ पे मिला फ्री, मुझे तो नहीं मिला, मुझे पता भी नहीं, आइडिया भी नहीं इस चीज़ के बारे में। सुना है 1 साल के लिए फ्री है, सुना है, सिर्फ एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, एयरटेल यूज़र को, नहीं नहीं, जियो वाले हैं हम फिलहाल तो, जो चलता है घर के पास वही वाला हूँ ना मैं। ओके, देखो अपने पास एक और जियो यूज़र है साथ में। 15K, आर यू किडिंग, क्या मजाक कर रहे हो भाई। चलो छोड़ो, उसको छोड़ो। नहीं चाहिए फ्री वर्जन, पेड वर्जन, हम ऑनलाइन फ्री वर्जन का इस्तेमाल करेंगे, इनफ है भाई, वैसे भी मुझे इसका रेगुलर यूज़ नहीं है, ठीक है। अब देखो, बफसूट में हमने ब्रूट फोर्स करा, ब्रूट फोर्स हो जाने के बाद हमें पता है, हमें एक चीज़ सिखाई गई है कि जब 200 आता है इसका मतलब सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो गई। लेकिन जब 400 या 300 आता है, मतलब कुछ तो चीज़ें या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं। तो यहाँ पे तुम क्लियरली देख पा रहे हो, यूज़र नेम के बाद स्टेटस कोड 302 दिखा रहा है और टेस्ट के बाद 200 दिखा रहा है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि टेस्ट ये पासवर्ड है हमारा। सिंपल से लॉजिक वाली बात है कि अगर ये वैलिड है तो यही तो पासवर्ड है, और यही पासवर्ड है, ठीक है, यही पासवर्ड भी है, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आया होगा कि सर आपने आपने थोड़ी देर पहले वो कुछ तो कमांड कोड डाल के देखे थे, क्या इसमें भी डाल के देखना चाहोगे क्या? वो कौन सा दिखाता हूँ मैं, कौन सा कोड की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोड मैंने डाल के देखा था, 1 = 1 वाला। ये सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बग ब्रूट फोर्स के टाइम पे। तो इसको मैंने ऐड कर दिया ताकि हमने देखा इससे भी हम लॉगिन कर पा रहे थे, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि जब मैं ब्रूट फोर्स करता हूँ और इसको ऐड करता हूँ तो क्या मैं फिर भी इसकी मदद से लॉगिन कर पाता हूँ या नहीं। तो बस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, ये होता है क्या नहीं होता है पता करने की, और ट्राई करके देखते हैं। स्टार्ट अटैक, इफ़ अगर ये वर्क करेगा तो हमें इसके ऊपर 200 देखने को मिल जाएगा। तो मुझे स्टेटस कोड के ऊपर क्लिक करना होगा जिससे 200 लग गया, लग गए, दोनों लग गए भाई, 200 दोनों लग गया, मतलब दोनों की मदद से हम लॉगिन को देख सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। और कंटेंट की लेंथ भी देखो, सब में अलग अलग लेंथ है, लेकिन यहाँ पे ऊपर के साइड में हमें दिख रहा है कि कंटेंट की लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे डेटा है। अब इसको कंफर्म करने के लिए, हाँ भाई हमारी आदत होती है कंफर्म करने की, तो उसके ऊपर क्लिक करो एक बार,
यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। ये रिक्वेस्ट थी और ये रिस्पॉन्स रहा कुछ ऐसा, और उसे रेंडर भी कर सकते हो कि वो दिखता कैसा है। तो ये बबसूट का इंट्रूडर टैब परफॉर्म करता है ब्रूट फोर्स के टाइम पे। ठीक है, आप इसे ज़रूर ट्राई करो। देन आता है कोलैबोरेटर सीक्वेंसर। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी भी नहीं और बाद में भी नहीं। ठीक है, अभी नहीं, बाद में भी नहीं। डिकोडर की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा देता हूँ, हाय दिस इज पृथ्वी, वन है, खुद की स्पेलिंग में 10 बार मिस्टेक्स, दिस इज पृथ्वी, पासवर्ड नाम डाल दिया। अब ये तुम नॉर्मली पढ़ भी पा रहे हो, मैं इसे इनकोड करता हूँ, ऐसे फॉर्मेट में करता हूँ कि तुम पढ़ ही ना पाओ, तो मैं इसे इनकोड करता हूँ बेस 64 के अंदर। अब इनकोड करने के बाद ये कुछ ऐसे फॉर्मेट में चेंज हो गया कि तुम अब इसे नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन लेकिन अगर कोई हैकर या कोई डेटा तुम्हें ऐसा दिखता है, इनकोडेड डेटा देखने को मिलता है, तो इसे डिकोड करना होगा। तो बॉबसूट में इनकोड करने के बाद आप इसे डिकोड भी कर सकते हो। तो डिकोड एज बेस 64 के ऊपर क्लिक करोगे तो ये डिकोड हो जाएगा। तो यही पार्ट है इसके अंदर, यही पार्ट है इसके अंदर भी। ठीक है, यही पार्ट है, और ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बाकी यूआरएल इनकोड में ऐसा कुछ इनकोड होगा, और डिकोड के टाइम पे कुछ अजीब सा डिकोड होगा। ठीक है, यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। 1 = 1 एसक्यूएल के टाइम पे सीखेंगे दोस्त। ये ये देखो, कोडिंग की भाषा में इसे ट्रू माना जाता है कि ये भी बराबर है वो भी बराबर है। तो ऐसा कंडीशंस होती है कोडिंग, जब आप शायद आपको कोडिंग होगा ही, तो गेट्स होते हैं, एंड गेट और गेट, गेट्स नहीं सॉरी, एंड और लॉजिकल ऑपरेटर कुछ होते हैं। मेरे हिसाब से लॉजिकल ही कुछ होते हैं, एग्जैक्टली मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन लॉजिकल कुछ ऑपरेटर सीधे कहते हैं। ठीक है, एसक्यूएल में खास करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जब एसक्यूएल की बात आती है तब हम इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल देता हूँ, अगर वन वन और वन दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, हमें दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब सही है चीज़ें। ठीक है, वन और टू, वन और टू, टू तो नहीं होता एक्चुअली, वन और जीरो होता है, वन और जीरो होता है। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी सही रहा तो ठीक है, चलेगा। ये कंफ्यूजिंग लगा, फिर से बताता हूँ। लॉजिक ऑपरेटर्स होता है ना, यस। सुनो 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 सुनो, ज़्यादा भारी नहीं है भाई, ज़्यादा भारी नहीं, बहुत सिंपल है। ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू और फॉल्स आता है तो प्रायोरिटी ट्रू को दी जाती है, कि भाई एक बार भी ट्रू आ गया इसका मतलब ट्रू आएगा, नहीं ट्रू नहीं, ट्रू आएगा। ठीक है, और वैसे ही ट्रू एंड फॉल्स के अंदर अगर एक भी बार फॉल्स आता है तो फॉल्स माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा। और वैसे ही अगर फॉल्स और फॉल्स दोनों फॉल्स है तो फॉल्स माना जाएगा। और अगर एक भी यहाँ पे एक भी फॉल्स और ट्रू आता है तो ये ट्रू माना जाएगा। ऐसे कोडिंग में होता है। ठीक है, वैसे एंड के कंडीशन में अलग होती है। दो बार ट्रू आया तो ट्रू माना जाएगा, अगर एक भी बार फॉल्स आया तो फॉल्स माना जाएगा। ठीक है, तो हम और क्यों लगाते सर, हम और क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पासवर्ड कुछ गलत दे रहे हैं। तो अगर ये पासवर्ड भले ही गलत रहेगा फर्क नहीं पड़ता, और करके 1 = 1 कर देते हैं, क्योंकि एक एक के बराबर होता है, एक एक के बराबर होता है, 1 = 1। तो ये ट्रू है, तो अगर ये फॉल्स भी रहा और अगर ट्रू भी रहा तो और की मदद से आंसर ट्रू माना जाता है, जिसकी मदद से लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि ये कोडिंग वाला पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, कहीं पे भी सीख लो भाई। सेम चीज़ें ऐसी वर्क करती है। नहीं नहीं लक्ष्मीकांत, अभी जानने की कोई आवश्यकता नहीं है एक्सेस के बारे में, कि उसका पूरा सेपरेट टॉपिक है, तो वो अलग से डिस्क्राइब करना बेहतर रहेगा। अभी जानने की कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एसक्यूएल अटैक होता है डेटाबेस के ऊपर, जब सीखेंगे तब जानेंगे भाई। बबसूट खत्म हो गया अपना, बबसूट खत्म हो गया। ठीक है, अब जब इसको ज़्यादा इस्तेमाल, देखो इसका इस्तेमाल हर दिन होने वाला है, जब जब हमें वेबसाइट के ऊपर काम पड़ेगा इसका इस्तेमाल होने ही वाला है। ठीक है, आईडोर के टाइम पे हुआ था, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी के टाइम पे होगा, प्राइस ट्रांसफरिंग के ऊपर होगा, ब्रूट फोर्स के ऊपर होगा, ओटीपी बाईपास के ऊपर होगा, इसका इस्तेमाल होने ही वाला है।
तो अगर अभी भी तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो जब इस्तेमाल होगा तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इसको साइड में रखते हैं। अभी के लिए इसको साइड में रखते हैं। जो मेन मेन चीज़ है वो प्रॉक्सी, रिपीटर, इंट्रूडर और डिकोडर, ये चार चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होनी चाहिए, इसके बिना कुछ भी नहीं है। डैशबोर्ड और टारगेट के अंदर सिर्फ आपको बताया जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें करी है, कितनी रिक्वेस्ट आई है, कितनी गई है, सारी चीज़ें पता चल जाएगी यहाँ से। ठीक है, और टारगेट के अंदर आप अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट को टारगेट या सेट कर सकते हो। जैसे मैं ऐड टू स्कोप के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये स्कोप में ऐड हो जाएगा, एंड देन मैं इसको स्कोप के ऊपर क्लिक करके इसे फिल्टर कर सकता हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा ही फास्ट बोल दिया लगता, इसे फिल्टर कर देता हूँ आई गेस। अच्छा, री करना होगा, ओके। ये इसको अभी तो फिलहाल साइड में फेंको, या इसकी ज़रूरत है भी नहीं अपने को। शो इन ओनली स्कोप, या हाइड नॉट फाउंड आइटम। हटाओ इसको, और ये रहा, इसको हटाओ सबसे पहले यहाँ से, ऐड करो, यस, फिल्टर ओनली स्कोप, डन। तो यहाँ से आप अपने टारगेट को सिलेक्ट कर सकते हो जब आपको ज़रूरत हो उस चीज़ की तब। ठीक है, जब भी आपको लगता है कि हाँ भाई यही चाहिए वही चाहिए, सिर्फ इसी से आपको काम है। बाकी सारे के सारे एडवर्टाइज है, ये जितने भी रिक्वेस्ट है सारे के सारे एडवर्टाइज है जो हमारे काम के नहीं है। तो ये कचरा क्रिएट करते हैं जिससे दिखता भी नहीं अच्छा और समझ में भी नहीं आता, कन्फ्यूजिंग ज़्यादा होता है। इसीलिए तब आप ऐड टू स्कोप करके सिर्फ और सिर्फ अपनी ही वेबसाइट को देख सकते हो जिसके ऊपर आपको काम है। ठीक है, ये है, लेकिन इसको अभी फिलहाल के लिए बाजू में रखो, जो काम का था वो सीख लिया। बिल्कुल। अब आगे क्या करना है, आगे क्या है अपने को, प्रैक्टिकल करके देखना था, प्रैक्टिकल करके देख लिया। ठीक है, यही प्रैक्टिकल मैंने तुम्हें दिखाया था अभी अभी 2 मिनट पहले। और एक्सेस इंजेक्शन भी डाल सकते हो सेम वहीं पे। ठीक है, और कुछ है, नहीं है। अब थोड़ी सी लीगल इलीगल चीज़ें, बफसूट का इस्तेमाल तब करो जब आप अपने सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को ओन करते हो तब। ये बस कहने की बात है, ठीक है, ये बस लीगल कहने की बात है कि अगर आपका सिस्टम है, सामने का सिस्टम आपका ही है, कि मान लो कि ये मेरा ही सिस्टम है सर, तो उसी पे टेस्ट करो। किसी और के सिस्टम पे जाकर टेस्ट करोगे तो उसे इलीगल माना जाएगा। ठीक है, और जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर टेस्ट करते हो बिना उसकी परमिशन के, तो वो एक और चीज़ है जो इलीगल मानी जाती है। तो आप वेबसाइट की परमिशन लो, ताकि उसमें छेड़छाड़ अगर कर भी रहे हो तो परमिशन के साथ करो, तो कोई इशू नहीं होगा। देन आप दूसरों की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करो। यहाँ पे ये कहने का मतलब है उनका कि उनके पासवर्ड्स को मत देखो या उनके कुकीज़ को मत चुराओ। ठीक है, और जो भी है अगर आपको मिलता है, बग्स वगैरह मिलते हैं, उसे डॉक्यूमेंट कर लो, उसे लिख दो या कहीं सेव करके रखो। ठीक है, और रिपोर्ट करो कंपनी को कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसे फिक्स कर दो, वरना कोई हैकर आके इसका फ़ायदा उठा लेगा। बस इतना ही है। अब थोड़ा सा WP स्कैन के ऊपर भी बढ़ना बनता है। व्हाट इज़ कुक, क्या बात कह रहे हो भाई, कुकीज़ नहीं पता? तो कुकीज़ एक टेम्पररी स्टोरेज की तरह होता है जो वेब ब्राउज़र में होता है, जो आपके वेबसाइट के कुछ क्रेडेंशियल्स होल्ड करता है, जैसे सेशन आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, की आईडीज़ होल्ड अप करके रखता है। ठीक है, और ये हर बार आपके रिक्वेस्ट के साथ जाता है। जब जैसे कि मान लो मैंने लॉगिन करा, तो 10 बार मुझे लॉगिन ना करना पड़े। मान लो मैंने लॉगिन करा और मेरी लाइन चली गई घर की, सिस्टम बंद हो गया, फिर से मैं उस पर जाता हूँ, मुझे कहते हैं फिर से लॉगिन करो, दिमाग ख़राब होगा बहुत ज़्यादा कि भाई अभी तो लॉगिन करा था 2 मिनट पहले, फिर से क्यों लॉगिन मांग रहा है। तो इस चीज़ को फेस करने के लिए, फिक्स करने के लिए, कुकीज़ का कंसेप्ट बड़ा अच्छे से आता है कि अब कुकीज़ आपके क्रेडेंशियल्स को होल्ड करके रखेगी कि भाई ये यूज़र अभी 2 मिनट पहले लॉगिन कर चुका है, तो अभी इससे पासवर्ड नहीं लेने का, अब इससे पासवर्ड 2 हफ्ते बाद लेने का, अभी नहीं लेने का, 2 हफ्ते बाद लेने का। ऐसा उसका कंसेप्ट है। और ये कुकीज़ हर रिक्वेस्ट के साथ सर्वर पे जाती है वैलिडेट करने के लिए कि हम, एक आईडी की तरह होती है जो आप बताती है सर्वर को कि ये आपके ही दोस्त है करके, ये इससे पहले आए हैं करके। ठीक है, बना के भेज दीजिए, मैं देखता हूँ उसे।
जस्ट लाइक रैम जो टेम्पररी डेटा रखती है, कह सकते हो मोटा मोटा, लेकिन रैम और उसमें बहुत फ़र्क है। वो स्टोर होता है ब्राउज़र के अंदर, रैम स्टोर नहीं होता कहीं। ठीक है, अब टॉपिक को चेंज करते हैं। टॉपिक होगा अपना, टॉपिक टॉपिक डब्ल्यू पी स्कैन है टॉपिक, ठीक है। तो डब्ल्यू पी स्कैन इज़ नॉट क्रिटिकल, इट्स वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्डप्रेस के बारे में समझना है। अब ये वर्डप्रेस है क्या, सवाल आएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में वर्डप्रेस को सी एम एस कहा जाता है। सी एम एस का फुल फॉर्म है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या आपने इससे पहले वर्डप्रेस के बारे में सुना है क्या? हाँ या ना? क्या आपने इससे पहले वर्डप्रेस के बारे में सुना है क्या? कभी मेरे से ही सुना होगा। अगर नहीं बोलोगे तो पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था, और अगर हाँ बोलोगे तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। वेपलाइजर टूल के टाइम पे देखा था हमने। बढ़िया। मतलब आप सभी को पता है सी एम एस कैसा होता है और वर्डप्रेस क्या है करके। तो आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, नहीं पता मैं बताता हूँ, कि वर्डप्रेस एक ऐसा सी एम एस है जिसके ऊपर कई सारी बग्स और वल्नरेबिलिटीज आती जाती रहती है, बिल्कुल पड़ोसियों की तरह, हर दिन, हर वक्त, कभी भी, खिड़की से झांक के। नहीं पता तुम्हें कब कौन सी बग आ जाए, उस पर नहीं पता होता, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सी एम एस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सी एम एस वर्डप्रेस। फ्री है, ओपन सोर्स है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। कंपेटिबिलिटी बहुत बढ़िया है, हर व्यक्ति हर जगह, और इसको यूज़ करना भी काफ़ी ईजी है। सेटअप लॉगिन करने के बाद हो जाएगा, एक छोटा सा अकाउंट चाहिए बस, ईजी, बन गई वेबसाइट। अब क्योंकि मैंने कहा कि वर्डप्रेस के ऊपर बहुत सारे बग्स आते रहते हैं, तो इसी चीज़ को वर्डप्रेस वालों ने ध्यान रखते हुए अपना खुद का एक स्कैनर बनाया, एक वर्डप्रेस स्कैनर बनाया, जिसका काम है वर्डप्रेस वाली जितनी भी वेबसाइट है उनको स्कैन करना। हाँ, ओनली एंड ओनली वर्डप्रेस की ही वेबसाइट को स्कैन करना। अगर कोई दूसरी वेबसाइट होगी जिसके अंदर वर्डप्रेस नहीं है, तो उसे वो स्कैन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस की ही वेबसाइट को वो स्कैन करेगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाली वेबसाइट वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर भी रही है कि नहीं कर रही है? इसके लिए पहचानने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आपके पास वेपलाइजर है। वेपलाइजर एक एक्सटेंशन है जो बताता है वेबसाइट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हुआ। अगर उसमें आपको दिखता है सी एम एस इज इक्वल्स टू वर्ड प्रेस, तो आप डब्ल्यू पी स्कैन का इस्तेमाल करके उस वर्ड प्रेस के ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी है क्या, नहीं है, वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वेपलाइजर इज फर्स्ट ऑप्शन। देन मान लो कि वेपलाइजर पे सी एम एस नहीं दिखा रहा है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो व्हाट सी एम एस, या फिर सी एम एस इनूमरेशन। ऐसे अगर आप सर्च भी करते हो, तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट देखने को मिल जाएगी जो आराम से वेबसाइट का सी एम एस बता देगी। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि ये वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर रही है, कोई और सीएमएस का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे होते हैं, जुमला, ड्रुपल, बहुत सारे होते हैं। तो वर्डप्रेस या कोई और, बस पता करने के लिए दो तरीके पता है अपने को। अब इसे इंस्टॉल करने के लिए डेफिनेटली यू रिक्वायर्ड लिनक्स। हाँ भाई, लिनक्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो आ जाओ लिनक्स लेके अपना, है कि लिनक्स चालू कर लो, लिनक्स चालू कर लो। ठीक है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है देखते हैं। इंस्टॉल वगैरह क्या करना है, कैसे करना है, देखते हैं इसमें। इंस्टॉल इंस्टॉल बताया नहीं है कि इन्होंने? अरे वाह, इसका मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, इन्होंने तो नहीं बताया इंस्टॉलेशन, तो अपने को ही करना होगा। ठीक है, तो जब बात करते हैं डब्ल्यू पी स्कैन की, अब काले से क्यों नहीं पढ़ाते? बहुत गहरा सवाल पूछ लिया दोस्त आपका। तो इसी खुशी में काली ऑन कर लेता हूँ फिर। आपको, आप बताओ आपको कहाँ से पढ़ना है, वहाँ से पढ़ाता हूँ मैं। काली तो काली सही, काली से पढ़ाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पैरेट तो मैं रोज इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए आदत सी होगी वैसे जीने में, उसे ओपन करने में।
बाकी काली का इस्तेमाल कर सकते जब मर्जी चले तब, टेंशन मत लो, सिंपल, ये दोनों सेम सेम ही है। दोनों भाई, दोनों तो भाई। ओके, अब इतना सब कुछ करने के बाद, अब जो वर्ड प्रेस है ना, अब वर्ड प्रेस कह रहा हूँ, जो डब्ल्यू स्कैन है ना, ये एक CLI बेस्ड टूल है। CLI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, जस्ट लाइक CMD की तरह। यहाँ पे हम कमांड लाइन के अंदर नहीं, कि LSDIR लिखते ना, वैसे ही वो टूल है जिसको हमें कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही चलाना होता है। लिनक्स की भाषा में उसे टर्मिनल कहा जाता है। CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है। अब जो भी वर्डप्रेस के अंदर पहले से वल्नरेबिलिटी होती है, नॉन वल्नरेबिलिटी उसे कहा जाता है, कि पहले से पता की गई वल्नरेबिलिटीज, उसे ढूंढने के लिए बनाया गया टूल है। इसका मेन जो की फीचर है ना, वो फीचर है कि ये वर्डप्रेस के कोर्स को फाइंड आउट करता है, उसके प्लगइन्स को ढूंढता है, थीम्स को पता करता है और स्कैन करता है, डेटाबेस में सर्च करता है। एक डेटाबेस का नाम है, ये तो लिखा है यहाँ पे, WP वल्न डेटाबेस, वर्डप्रेस वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। यहाँ से वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन निकालता है। ये बहुत बड़ा डेटाबेस है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस का वल्नरेबिलिटीज के डेटा है। ठीक है। अगर कोई इसमें से मैच करता है तो हमें वो नोटिफाई करता है कि ये बग है करके। अगर इसमें से कुछ भी मैच नहीं करता है तो कहता है कि आपकी वेबसाइट अपडेटेड है, कोई भी उसमें इशू नहीं है करके, ऐसा कहता है। ठीक है। तो डेटाबेस से स्कैन करता है। तीसरा का यूज़र की इंफॉर्मेशन निकालता है। इस टूल की मदद से आप ऑथर, एडमिन, सिस्टम ओनर, इनकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, जिसे कहा जाता है यूज़र इन्यूमरेशन। ठीक है। देन आप सेंसिटिव फाइल्स को भी देख सकते हो यहाँ से। जैसे बहुत सारी होती है वैसे, देखा जाए तो गिट फाइल होती है, ENV फाइल्स होती है, बैकअप जिप होते हैं, जो भी अगर होगी फाइल्स तो वो देख सकते हो। अगर नहीं है तो नहीं होगी, लेकिन होगी तो देख सकते हो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के अंदर। और बस ब्रूट फोर्स तो कर ही सकते हो। हाँ, ब्रूट फोर्स कर सकते हो। नाइस। काली का पासवर्ड भूल गया सर, अब क्या करूँ, नया काली। हाँ, तीनों भाई भाई है। उनका मेन जो कर्नल है वो लिनक्स ही है। ये तो सारे के सारे डिस्ट्रोज है, वो कर्नल ही लिनक्स है। तो जो पैरट में चलता है वही काली में भी चलता है। और डेफिनेटली पैरट को हटाओ यहाँ से, या फिर रहने दो इसको। हो गया काली लिनक्स ऑन। तो अब इस पे इंस्टॉल करना है सर। तो देखते भाई, इंस्टॉल करना है अपने को। अब WP स्कैन इस्तेमाल क्यों होता है, ये भी सवाल है। क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो तो हमने देख लिया। अब सीधा सीधा इसका यूज़ करना देखते हैं। ठीक है। तो आपको लिखना है sudo apt इंस्टॉल WP स्कैन। ठीक है। ओपन इन टर्मिनल। sudo apt इंस्टॉल WP स्कैन -y। ठीक है। ये कमांड लिखने से आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल, सॉरी हाँ, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको कमांड दे देता हूँ। सर काली फुल स्क्रीन पर रन नहीं हो रहा है मेरा, होता है सही दिखता है, सही दिखता है। ओके, ये तो बटन है यहाँ पे फुल स्क्रीन की, ऐसा तो हो जाता है फुल स्क्रीन पर। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल देखते हैं अभी। तो जब sudo apt इंस्टॉल WP स्कैन लिखते हो तो आपका WP स्कैन इंस्टॉल हो जाता है, वर्डप्रेस स्कैनर इंस्टॉल हो जाता है। अब सबसे बेसिक जो स्कैन करना है कोई भी वेबसाइट हो, तो मैं तुम्हें बता दूं, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट वर्डप्रेस से वल्नरेबल वल्नरेबल नहीं है, लेकिन वो वर्डप्रेस का इस्तेमाल करती है। ये बात हमने पहले भी देखा था। ठीक है। ऐसी और भी कई सारी वेबसाइट्स होती है, लेकिन ड्रॉप की भी वेबसाइट वर्डप्रेस का इस्तेमाल करती है। तो आप क्या लिखोगे, अभी के लिए हम ड्रॉप का नाम लिखेंगे, WP स्कैन हाइफन URL का मतलब होता है URL पुटअप करो, URL पुटअप करो। अब एक सवाल आएगा कि सर
ऐसे कितने सारे हो सकते हैं यूआरएल की तरह। तो डब्ल्यू स्कैन हेल्प लिखने से आपको डब्ल्यू के जितने भी कमांड्स है वो सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये सारे कमांड्स, कौन सा लगाने से क्या होगा। हमें लगाना है यूआरएल, हमें बस क्या करना है, सिर्फ छोटा सा बेसिक सा स्कैन करना, और कुछ नहीं करना, सिर्फ बेसिक सा स्कैन करना। बाकी ये टूल्स इतनी सारी चीज़ें कर सकता है, ये इतने सारे वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकता है, हर जगहों में ढूंढ सकता है। यहाँ पे हमें बेसिक सा स्कैन करना तो क्या लिखना होगा, हमें बेसिक सा स्कैन करना तो क्या लिखना होगा, यूआरएल, बेसिक सा यूआरएल, ताकि हम स्कैन शुरू कर पाए। तो हमें लिखना होगा डब्ल्यू स्कैन, इसे थोड़ा जूम इन करो, डब्ल्यू स्कैन हाइफन यूआरएल और वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का नाम क्या है, ड्रॉप ओ आर जी डॉट इन, सभी को पता ही है, ड्रॉप ओ आर जी डॉट, ठीक है। और रैंडम यूज़र एजेंट फिलहाल के लिए हटा दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो बताता हूँ। अब इतना लिखने के बाद एंटर करो, ठीक है। इट सीम्स लाइक यू हैवंट अपडेट द डेटाबेस। ओके, मैंने डेटाबेस अपडेट नहीं करा है, कोई बात नहीं, बाद में कर लूँगा इसको। ओके, तो ड्रॉप का जो फायरवॉल है उसके कारण हम स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण हम स्कैन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको फिर भी स्कैन करना है तो आप रैंडम यूज़र एजेंट लगाओ, जिससे आप स्कैन कर पाओगे। इसलिए मैंने पहले रैंडम यूज़र एजेंट लगाया था। तो समझे, ये थोड़ा सा पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि हमें रैंडम यूज़र एजेंट लगाने की ज़रूरत तो है। तो लगा देते और एंटर करते। अब स्कैन शुरू हो जाएगा दोस्तों। देखो स्कैन शुरू हो गया, स्कैन शुरू हो गया, ठीक है। अब ये एक एक करके पूरी की पूरी स्कैनिंग करता रहेगा, करता रहेगा। अब ये वर्जन डिटेक्ट करेगा, वर्जन कौन सा इस्तेमाल कर रहे करके। अब हमारा वर्जन कौन सा है, आने का है, आने का है, चलो आने दो इसको फिर, ठीक है। और ये और ये फाइल्स है। अब इसने ढूंढा तो पता चला एक फाइल है रोबोट्स डॉट टी एक्स टी नाम करके, जिसको हम पहले से जानते हैं। डब्ल्यू पी एडमिन, एडमिन पेज है, एडमिन पेज है भाई इनके पास, है एडमिन पेज है इनके पास, लेकिन हमें तो एक्सेसिबल नहीं था। लेकिन देखते हैं कि अब हम एक्सेस कर पाते हैं क्या। एडमिन पेज, इसके लिए मुझे बॉक्सूट ऑन करना होगा। बॉक्सूट प्रो, नेक्स्ट स्टार्ट बॉक्सूट। अब यहाँ पे लिखता हूँ ड्रॉप ओ आर जी डॉट इन स्लैश एडमिन, ठीक है। और इसे बॉक्सूट के अंदर सेंड करता हूँ, बॉक्सूट के प्रॉक्सी टैब में सेंड करता हूँ। देखना चाहता हूँ कि कैसी रिक्वेस्ट जाती है। तो ये रही रिक्वेस्ट, कुछ ऐसी जाती है। यहाँ पे होस्ट एडमिन वगैरह लिखा है, ठीक है। ओके, राइट क्लिक करके इसे रिपीटर में सेंड करता हूँ, सेंड करता हूँ, रिस्पॉन्स देखते, रिस्पॉन्स कैसा आता है। रिस्पॉन्स कैसा आता है उसके लिए रुकना होगा जब तक रिस्पॉन्स आ नहीं जाता, ठीक है। और वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट, लेट में, अच्छा रिक्वेस्ट आने की, रिस्पॉन्स आने का ही अभी तक है, रिस्पॉन्स आने का ही है अभी तक है। डब्ल्यू पी एडमिन एंटर, connection is not private, proceed it's unsafe।
ओके, समटाइम्स ये इशू दिखाता है, तो इसी इशू को फेस आपको आपको ऐसे इशू आएंगे नहीं आएंगे कुछ गारंटी नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि बेस्ट होगा कि अगर आप बबसूट का खुद का ही ब्राउज़र इस्तेमाल करो तो इसमें ऐसा इशू नहीं आएगा फिर अगर ऐसा इस्तेमाल करोगे। ठीक है। लेकिन छोड़ो, बस मैं चेक करना चाहता था कि हमारा कोई इनक्रिप्टेड डेटा देखने को मिलता है कि नहीं। ड्रॉप के वेबसाइट पे कुछ इंक्रिप्शन देखने को मिलते हैं कि नहीं, लेकिन उस पर कोई इंक्रिप्शन नहीं है फिलहाल के लिए क्योंकि लॉगिन पेज नहीं था। लेकिन हमने स्कैन करा तो हमें पता चला कि उसमें WP एडमिन नाम का पेज तो अवेलेबल है कर। तो हमें बस वही चीज़ देखनी थी, हमें बस वही चीज़ देखनी थी कि एडमिन पेज है क्या, हम वो एक्सेस कर सकते हैं क्या, क्या वो हम एक्सेस कर सकते हैं क्या एडमिन पेज। drop.org.in लिखो सबसे पहले। ये वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही इतने टाइम से। ड्रॉप की वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही। अच्छा, ड्रॉप की वेबसाइट इसलिए ओपन नहीं हो रही क्योंकि मैं यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ तो हो सकता है कि एंटीवायरस ने कुछ ना कुछ इशू दिखा दिए हो। ड्रॉप का एंटीवायरस काफ़ी फास्ट है, अगर आप मैं बता दूँ फायरवॉल वगैरह। तो डेफिनेटली अगर फायरवॉल ने अभी तक के मुझे ब्लॉक कर दिया हो तो मैं वेबसाइट को लोड कर ही नहीं, देखो ब्लॉक करके रखा है। टेम्प्ररी ब्लॉक करके रखा है, परमानेंट नहीं, टेम्प्ररी ब्लॉक करके रखा है। तो मुझे कुछ 15-20 मिनट बाद ट्राई करके देखना होगा तो मैं फिक्स हो जाऊंगा। अब मैं इसे ऑन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप सभी लोग अगर वेबसाइट को ओपन करके देखो तो ओपन हो जाएगी। एक बार खुद भी ट्राई करके देखो और बताओ क्या तुम्हारा वेबसाइट ओपन हो रहा है क्या ड्रॉप का। सुडोपिट इंस्टॉल, मेरा भी फुल स्क्रीन नहीं हो रहा, खुद नहीं हो रहा। अजित का भी नहीं हो रहा है फुल स्क्रीन। काली फुल स्क्रीन क्यों नहीं होता है तुम्हारा? अच्छा अच्छा, आप ऐसा कहना चाहते हो कि आपकी स्क्रीन तो फुल हो जाती है लेकिन काली वैसे का वैसा रहता है, ऐसा छोटा सा चौकोन टाइप, जस्ट लाइक स्क्वायर स्क्वायर दिखता है, ऐसा कुछ स्क्वायर दिखता होगा आपको स्क्रीन पे, इतना सा, है ना, इतनी सी स्क्रीन दिखती होगी सिर्फ इतनी सी। ऐसा कुछ इशू होगा, राइट। इसे फिक्स करना बहुत सिंपल है। अगर आपका ये इशू होगा, इफ़ अगर आपका ये इशू होगा तो इसे बहुत सिंपली आप फिक्स कर सकते हो बाय यूजिंग फ्री स्ट्रेच। फ्री स्ट्रेच, ठीक है। देखो अब बोलो कि सर ऐसा आप, मेरा भी काली कुछ ऐसे ही हो रहा है सर, मेरा भी काली कुछ ऐसे ही हो रहा है सर, कि मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे गैप दिखा रहा है और यहाँ पे गैप दिखा रहा है, ऐसा क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे भी गैप है वहाँ पे भी गैप है, हमें फुल स्क्रीन नहीं हो रहा। तो इसे फिक्स करने के लिए बस आपको एक चीज़ करनी है, वो है फ्री स्ट्रेच के ऊपर क्लिक करना। ऊपर ऑप्शन आता है फ्री स्ट्रेच करने का, इसे मैं जूम इन करता हूँ। ये ऑप्शन है जस्ट मशीन के बाजू में। फ्री स्ट्रेच के ऊपर क्लिक करोगे तो ये अपने आप से साइज एडजस्ट कर लेगा जिस हिसाब से आपका स्क्रीन है उस हिसाब से। ठीक है। अब बाप रे क्या कर दिया मैंने, ये बहुत अजीब सा नहीं हो गया अभी? ओए ये तो अजीब सा हो गया ओए, कुछ ज़्यादा ही अजीब सा नहीं हो गया? नाइस। ठीक है, इसे थोड़ा फिक्स कर देता हूँ ढंग से। ये तो समस्या हो गई रे बाबा। हाँ क्या फिक्स हो गया, ठीक है, अब फिक्स हो गया, डन। फुल स्क्रीन करो इसे, और स्कैन वन करने के बाद सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, कोई बग्स होगा तो पता चल जाएगा, हमें अभी भी कोई वल्नरेबिलिटी देखने को नहीं मिली, कोई भी बग्स देखने को नहीं मिला अभी तक के। होता तो पता चल ही जाता। हो गया फिक्स अभी आपका। चेक करो अजीत, चेक करो अभी। अजीत रिया आप चेक करो, दो दो चेक करो। हो गया फिक्स आपका अभी। बबसूट बबसूट कराओ, काली आ रहा है ड्रॉप से वेबसाइट पर WP एडमिन डालने पर, हाँ वो तो आएगा। वो IP स्पेशली एक्सेस कर सकते हैं, हाँ वो लोकल होस्ट से एक्सेस किया जा सकता है। और डेफिनेटली इसीलिए मैं SSRF ट्राई करने वाला था। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि मैंने अभी उनकी वेबसाइट को स्कैन करा, तो जो फायरवॉल था उसको लगा होगा कि मैं उनकी वेबसाइट को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, तो इसलिए उसने मुझे टेम्प्ररी ब्लॉक करके रखा है। अगर मैं सच में कोई नुकसान पहुंचाता तो मुझे परमानेंट ब्लॉक भी किया जा सकता था। लेकिन ये टेम्प्ररी है क्योंकि मुझे पता है इससे पहले मैंने करा है। तो टेम्प्ररी ब्लॉक होने के कारण मैं उनकी वेबसाइट को देख नहीं पाऊंगा फिलहाल के लिए। तो अगर लोड हो जाती तो बढ़िया हो जाता। और VPN लगा के देख सकते हैं। हाँ कोशिश करते क्या VPN लगाने से होता है क्या, जापान का VPN लगाएंगे अपन। लेट मी जस्ट कनेक्ट टू VPN एंड कंप्लीशन इज कनेक्टेड एंड डन। ठीक है।
और हाँ, वीपीएन लगाने से काम हो गया, क्योंकि वीपीएन क्या करता है, अपनी आईपी को चेंज कर देता है। मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर? वो वीपीएन लगाने के बाद थोड़ा नेटवर्क में स्विचेस होते हैं, तो मेरी वॉइस तो आ रही है क्लियर? स्क्रीन भी विजिबल होनी चाहिए। अरे आ रही है क्या? तुम्हारे माइक ऑन करो पहले तो। चैट्स पे भरोसा नहीं भाई, चैट्स बहुत स्लो आ रहे हैं तुम्हारे। हम राज ग्रुप स्टूडेंट से पर्सनल ग्रुप होने से अच्छा होता है? डाउट नहीं यार, सपोर्ट टीम है उस चीज़ के लिए अजीत। सपोर्ट टीम है उस चीज़ के लिए। और ऐसे डाउट्स कौन से डाउट्स होते हैं जो आप सभी लोग साथ में पढ़ रहे हो, साथ में एक ही चीज़ कर रहे हो। ऐसा भी नहीं कि कोई स्टूडेंट आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है या कोई स्टूडेंट आपसे कम पढ़ रहा है, सब साथ साथ में पढ़ रहे हो। तो ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि अगर आपको कोई वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता पाएगा? उससे बेहतर है कि आप एआई से पूछो, एआई आपकी मदद कर देगा उस चीज़ में, है ना? या फैकल्टी से पूछो, टीम से पूछो। ग्रुप नहीं बना सकते यार, ग्रुप बनाने का बहुत इशू होता है इसीलिए। करती है, टाइम टाइम लगता है लेकिन करती रिप्लाई, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना एक साथ, बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि वो भी इंसान ही है। एक आध घंटा खाने पीने को लग जाता होगा बाकी तो टाइम पे आ ही जाता है रिप्लाई, एक दिन के अंदर अंदर। 24 घंटा दिया है ना आप सभी को। देखो, सपोर्ट टीम से मदद मत मांगा करो। ये मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। अगर आपका सवाल कुछ ऐसा है, अगर आपका सवाल कुछ ऐसा है कि भाई मुझे जेडीके इंस्टॉल करना है, जेडीके इंस्टॉल करना है 22 का, कैसे करूँ, मेरे इसमें एरर दिखा रहा है, इतनी सी चीज़ को ना सपोर्ट टीम के पास मत जाते जाओ। ये इतनी सच बता रहा हूँ। अगर तुम्हें सब कुछ जानना है, रियलिटी चाहिए तुम्हें, तो सपोर्ट टीम के पास इतनी सी चीज़ लेके मत जाते जाओ। चैट जीपीटी ओपन करो, जो एरर है उसको टाइप करो। वैसे भी इतना बड़ा मेल टाइप करते हो तुम कि है सर मेरा नाम ये है, वो है, मैं ये बैच से हूँ, वो बैच से हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, इतना टाइप करते हो ना। उससे बेहतर है कि एआई पे चैट चैट जीपीटी पे टाइप करो, इतनी सी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल जाएगा कि ये जेडीके का इशू है, मिल गया सॉल्यूशन। और सुनो एक और चीज़, अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तुम्हें सॉफ्टवेयर ही चाहिए, सॉल्यूशन नहीं मिला, रिकॉर्डिंग्स चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, तब जाओ सपोर्ट टीम के पास में। तब जाओ, तब वो वैलिड रीज़न होगा कि भाई, तब सेंस बनती है बात की कि रिकॉर्डिंग्स चाहिए, सपोर्ट टीम है, सॉफ्टवेयर चाहिए, सपोर्ट टीम है। लेकिन ये छोटे बड़े डाउट्स के लिए मत जाया करो, क्योंकि इस ये बहुत छोटे से डाउट है, 5 मिनट के डाउट होते हैं, 5 मिनट। 5 मिनट के लिए तुम अपना 50 मिनट क्यों बर्बाद करते हो भाई, है ना? सच बता रहा हूँ, थोड़ा सेंस, लॉजिकल बात है, सेंस लगाओ थोड़ा सा। ये चीज़ें एआई से हो जाती है, फिर मुझसे बोलो। अगर लेक्चर में होता होता होगा तो ठीक है। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चैट जीपीटी पे स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। चैट जीपीटी के जैसे न जाने कितने सारे एआई है जिस पे आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। बात सही है? तो क्यों, समझी मेरी बात? ये भी ना ऐसे पूछो भाई। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, वीडियो डाउनलोड होती है। बाकी बाकी के स्टूडेंट्स बताएंगे कि डाउनलोड होता है नहीं होता है, डाउनलोड तो होता है भाई। जहाँ तक मुझे पता है डाउनलोड होता है, मैंने खुद डाउनलोड करा है एक दो बार। क्यों? अरे वही तो बोल रहा हूँ मैं कि डिस्कशन ग्रुप चाहिए क्यों। किससे पूछ रहे हो तुम? देखो, जो अपने से ज़्यादा सीखा है उससे पूछोगे तो आंसर मिलेगा, लेकिन जो नहीं सीखा है उसमें कचरा करोगे भाई, खिचड़ी बन जाएगी। कि हाँ तुझे पता है कि ये चावल में इतने 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 कटोरे में इतना इतना चावल आना चाहिए, वो कहेगा कि नहीं भाई इतना आना चाहिए। लेकिन जिसको पता है, जो चेफ है, जो कुकिंग करता है, उसको पूछो ना, वो बता देगा कि भाई इतने में इतना हो जाएगा। तो चेफ कौन है? चेफ एआई है, एआई से पूछो। और ग्रुप ना बनाने का एक रीज़न है कि आप सभी लोग कम्युनिटी ग्रुप के अंदर हो। क्लास हो गया? क्लास हो गया, स्कैन करके दिखाना था बस। अब ये जो स्कैन करे इसके अंदर हमें कुछ बग्स देखने को नहीं मिले, ठीक है, लेकिन बहुत सारा डेटा देखने को मिला, जैसे कि हेडर्स, फूटर्स, एलिमेंट्स, थीम्स, कोर्स, सारी चीज़ें। और ये स्कैनर सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस के लिए है। और जब भी कोई वर्डप्रेस में इशू होता है, यहाँ पे पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, चेक करो करके। लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले, बस डेटा आया, चला गया। और एक और चीज़, वर्डप्रेस के लिए एपीआई चाहिए होता है, तो यहाँ पे एपीआई तुम्हें एडजस्ट करना होगा, एपीआई की मिल जाती है। यहाँ पे हमें एपीआई से कोई कंसेप्ट है नहीं, लेकिन एपीआई कीज होती है। ठीक है, ये बस वर्डप्रेस के लिए। ठीक है, ज़्यादातर काम हमारा एनएप से हो जाएगा। और जब वर्डप्रेस की बात है तो हमें डब्ल्यू पे स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली हम इसका भी इस्तेमाल करते जाएंगे अगर हमें ज़रूरत पड़े तो।
अभी के लिए बस ये स्कैनर था, ये स्कैन था और ये उसका रिजल्ट रहा। कोई प्रॉब्लम होता मिल जाती। देखो खुद लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे जो भी वल्नरेबिलिटी है वो आउटपुट नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि एपीआई की नहीं है करके, तो एपीआई की चाहिए होगी। कहाँ से मिलेगी वो, इनके कुछ वेबसाइट पर रजिस्टर वगैरह करना पड़ता है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लेकिन कर सकते हो तो, इफ अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। वैसे ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें चाहिए करके, इससे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है। ठीक है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है बाय द वे। और मैं बता रहा था कुछ प्रॉब्लम्स को लेके, कुछ प्रॉब्लम्स के लेके, तो भाई प्रॉब्लम्स को लेके छोटे बड़े ग्रुप ना बनाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुम कम्युनिटी ग्रुप के अंदर हो। हाँ, अपने मेल में जाओ, ड्रॉप के व्हाट्सएप पे जाओ, चेक करो, वहाँ पे लिखा है कम्युनिटी ग्रुप, जिसमें आपका नंबर कोई नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता, आपका नाम भी नहीं देख सकता, सिर्फ आप हमें देख सकते हो, टीम को देख सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ भाई वहाँ पे जाके चेक करो। अगर तुम्हारा ग्रुप बना दिया, तुम्हारा नंबर रिवील होगा, जो प्राइवेसी थी वो प्राइवेसी नहीं रहेगी, कोई भी तुम्हें कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। क्या मैसेज करेगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। और एक बार तुम्हारा डीसीएससी कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब जाके तुम डेटा शेयर करो, ग्रुप ज्वाइन करो, ग्रुप बनाओ, लेकिन डीसीएससी के टाइम मत करो। उसके बाद ज़रूर कर सकते हो, कोर्स एंड होने के बाद, उसके बीच में नहीं कर सकते, वरना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी होगी। ऐसा है। ऐसे मुझे सपोर्ट टीम ने नहीं, ऐसा मुझे सर ने कहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना मुझे क्या फ़र्क पड़ता है ग्रुप बनाओ ना बनाओ। लेकिन मुझे कहा था कि ऐसा बता ना करके, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी घटनाएं हुई है जिसके कारण इशू हुआ है, इसीलिए तुम्हें बस गाइडेंस देना चाहते थे। अच्छा हो तो अच्छा है। और सपोर्ट टीम से रिकॉर्डिंग्स और सॉफ्टवेयर्स मांगा करो। ये छोटे बड़े डाउट्स आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो आजकल के ज़माने में, क्योंकि उस ज़माने में 2 साल पहले, 2 से 3 साल पहले एआई नहीं हुआ करते थे उतने ज़्यादा एडवांस, लेकिन इस साल 2024-25 में कुछ ज़्यादा ही एडवांस एआई है। और तुम सभी को पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही एडवांस मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस। ठीक है, जिबली आर्ट या गिबली आर्ट, पता नहीं क्या कहते हैं उसे तो। तो है ना सभी के पास, वो तो इस्तेमाल करना आती ही है, वैसे तो अपलोड करना है, सिंपल। करो, करो, हो गया, इतना ही करना है अपने को। नेक्स्ट लेक्चर अपन पढ़ेंगे क्रॉस सेट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस सेट रिक्वेस्ट फॉर्जरी के ऊपर। ये बिल्कुल एसएसआरएफ की तरह ही होगा, ये बिल्कुल एसएसआरएफ की तरह ही होगा, लेकिन एसएसआरएफ में हम सर्वर से सर्वर को मैसेज भेज देते हैं, सर्वर से सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देते हैं। क्रॉस सेट स्क्रिप्टिंग के अंदर हम हैकर किसी दूसरे के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेंगे, किसी दूसरे के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो अपने आप में बड़ा मस्त सा टॉपिक है। ठीक है, यूँ कहूँ तो ये वैलिड यूज़र होगा, ये वैलिड यूज़र होगा, जो वैलिड यूज़र है, जिसका लॉगिन है, जिसका अकाउंट है, वही ये चीज़ परफॉर्म कर पाएगा। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में दो टॉपिक को जानेंगे, आईडोर और सीएसआरएफ, डेफिनेटली प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई सवाल, कोई जवाब, कोई सवाल है तुम सभी को, या फिर क्लियर है सारी चीज़ें? हाँ, इंस्टॉलेशन के, हाँ तो मैं रिकॉर्डिंग्स को ऑफ करता हूँ, तुम्हारे इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ, जिनको प्रॉब्लम आ रही थी कम से कम रिकॉर्डिंग्स में ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो कम से कम जय हिंद लिख दो ताकि रिकॉर्डिंग्स में ऑफ कर पाऊँ, फिर तुम्हारे जो डाउट्स हैं मैं सॉल्व करता हूँ। और क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी सीएसआरएफ सेम ही है, सेम ही है। क्लाइंट साइड तो नहीं होता एक्चुअली, वो क्लाइंट साइड अलग होता है, वो जावास्क्रिप्ट के टाइम का। रिकॉर्डिंग्स में थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ दोस्त, डाउट सेशन होने के बाद। नेक्स्ट लेक्चर में ट्रैक में पर दिखा रिवीजन होता है। अरे हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में तो हमें ट्रैक में का ओएस करना था ना। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे, फिर दोनों कर लेंगे, दोनों कर लेंगे। वैसे भी एसएसआरएफ का कंसेप्ट हमने सीख लिया है, तो ट्रैक में कर लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा उस पर। मैंने वो होमवर्क दिया था आप सभी को, तो होमवर्क करके आओ भाई वो चीज़ को। नहीं कर पाए तो हम सैटरडे को देखेंगे एसएसआरएफ का, जो ट्रैक में के ऊपर लैब बचा था, वो छोटा सा लैब। एंड उसके बाद में सीएसआरएफ कंसेप्ट देखेंगे, ये दो कंसेप्ट देखेंगे, देन बाद में हम आइडोर, प्राइस टेम्परे, आइडोर सभी को पता है इससे पहले, आइडोर हमने देखा है इससे पहले। ठीक है, फिर प्राइस टेम्परिंग, ब्रूट फोर्स, ओटीपी बाईपास, ये भी देखने का है। बहुत कुछ है फिर तो अभी इंटरेस्टिंग स्टफ्स। ठीक है, अरे थैंक यू वंश, काफ़ी अच्छा लगा देख के। रिकॉर्डिंग्स ऑफ कर देता हूँ कम से कम, और तुम्हारे डाउट्स हो तो पूछो, अभी डाउट्स सॉल्व करता हूँ। बिल्कुल पारस, गुड नाइट।